नमस्कार, मैं सौरभ द्विवेदी। उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे हैं। चुनाव हैं तो पत्रकार हैं ताकि ये जान सकें कि जनता के मन में है क्या, आखिर किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं, कौन है जिसकी लखनऊ और लखनऊ के बहाने पूरे सूबे में चौधराहट चलेगी। और चुनावी हवा का जायजा लेते लेते हम लोग आ गए हैं शर्मा जी के टी स्टॉल पे। मुझे बताया गया कि ये लखनऊ का सबसे मशहूर अड्डा है। पास में ही एमएलए हॉस्टल है, पास में ही नगर निगम का ऑफिस है और तमाम बड़े बड़े नेता यहाँ पर आकर चाय की चुस्कियां लेते रहते हैं। सियासी चुस्कियां लेने से पहले एक बार चाय का इतिहास जान लेते हैं यहाँ का। यहाँ पे मानव हैं, मानव के दादाजी ने ये दुकान शुरू की थी जो मुझे बताया गया। मानव जी, ये कितनी पुरानी दुकान है? राउंड अबाउट सर ये 55 ईयर से ज्यादा ही हो गए इसके दुकान। इतनी सारी चाय की दुकानें, फिर शर्मा जी की चाय इतनी मशहूर क्यों, क्या खास है? हम भी ऐसे नॉर्मली चाय बनाते जैसे सब बनाते, बस थोड़ा सा प्यार से बना देते हैं और यही हो सकता है। अच्छा, ये रेसिपी की सबसे खासियत है, सबसे बड़ी बात है कि प्यार से चाय बना देते हैं। तो अमन, आप कब से इस दुकान पे बैठे हैं? हमें बस 3-4 साल हुआ आफ्टर ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड जॉइनिंग हियर। यार, आप तो माशाल्लाह जवान आदमी, 23 साल के हैं, अंग्रेजी भी अच्छी बोल रहे हैं। तो ये फैमिली बिजनेस में आने का प्रेशर था या बाई चॉइस आप आए हैं यहाँ? प्रेशर क्या, अपना काम है, अपना काम तो आदमी करेगा ही करेगा, बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं था। अच्छा, ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव था कि साहब एक चाय वाला जो पीएम बन गया, तो क्या चाय वाले के पीएम बनने के बाद चाय वालों की कद्र और बढ़ गई है या सब कुछ वैसा ही है? नहीं, उसको सब नॉर्मल है। कदर क्या, वो जैसे थे वो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट और हो जाए हमारे काम में और अच्छा है। तो यहाँ पर नेता वगैरह भी आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं, काफी मतलब अच्छे कितना लेना 100 आते हैं, काफी मतलब नेता वगैरह आते हैं, अच्छे लीडर आते हैं, पॉलिटिकल लीडर आते हैं हमारे पास। क्या चाय के अलावा और क्या क्या मिलता है यहाँ? बन मक्खन मिल जाता है, समोसा है, बन मक्खन है, मठरी स्वाल है, लड्डू है, पेड़ा है। अब 3 चाय मिलती, 3 तरह के गिलास में। अच्छा, गिलास 3 तरह के, चाय एक ही तरह की है? थोड़ा सा फर्क आ जाता है चाय में भी, क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है उसमें और क्वांटिटी बढ़ जाती है। घर में खोलने लोग हैं तो ज़्यादा, कुल्हड़ में लोग हैं तो और ज़्यादा, ये फर्क है। ठीक है, थैंक यू। तो ये तो चाय की बात हो गई। बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैया फैजिस। कहाँ से हैं आप? अरे हम बता देंगे कहाँ से, हम लल्लन टॉप से हैं। प्रोग्राम कोई आता है क्या? जी, प्रोग्राम आता है। मैं फैजिस सिद्दीकी हूँ, लखनऊ से। क्या करते हैं? जो आपका प्रोफेशन है वही मेरा प्रोफेशन है, मीडिया। अच्छा, आप भी पत्रकार हैं? अरे वाह, ये बढ़िया मिल गया। आप ये बताइए, तो पत्रकार साहब आप लखनऊ में हैं, क्या सियासी हवा समझ में आ रही है? सियासी हवा तो ये समझ में आ रही है कि अभी यहाँ पे जो वोट बैंकिंग का जो समीकरण चल रहा है, तो हमको तो लग रहा है कि बीएसपी का जो है इसमें माहौल बन रहा है। बीएसपी का? मुझे बहुत खुशी है और अचरज भी है कि फाइनली मुझे बीएसपी के समर्थक ऐसे मेन स्ट्रीम जगहों पे मिल रहे हैं। बहुत तलाशना पड़ता है और उसकी हम कैफियत ये देते हैं कि साहब बीएसपी का वोटर साइलेंट है और अपना चुपचाप काम। तो आपको क्यों लग रहा है बीएसपी क्यों मजबूत लग रही है? बीएसपी का मतलब ये है कि उनका एक वोट बैंक है। मुस्लिम के जो समाजवादी पार्टी में जो मुसलमान जो वोट दे रहा था, और उसके बाद मुसलमानों के कोई, मुस्लिम्स के कोई काम नहीं हुए। अब पावर को सेंट्रलाइज करके अगर जो कोई चीज़ गेन करी जा रही है तो वो गलत है हमारी समझ से। तो लोगों को भी समझ में आ गया कि पावर को सेंट्रलाइज करके सारा सिस्टम बनाया गया। बताइए साहब कि लखनऊ लोकल में लेकिन बसपा का बहुत जोर नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 19 को पोलिंग है। नहीं दिख रहा है आपको? जोर तो साइलेंट है ना, वोटर साइलेंट है, तो वो नेचुरल है कि अब जिसको जहाँ जाना है तो वो ऑलरेडी जाएगा वो। और साइलेंट के बाद वो वोकल हो जाएगा बहन जी को आने दो के बाद। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है साहब आपका? मैं बुला रहे हैं, आपको भेजा है बुलाने के लिए। अब वो इच्छुक ही नहीं है, जर्नलिस्ट साहब जबरदस्ती पूछवा रहे हैं। एक ये हमें बीएसपी के सपोर्टर मिले, एक हमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी मिले हैं। इनका नाम नितिन है। नितिन बीजेपी ऑफिस में आईटी देखते हैं, आईटी सेल नहीं, चुनाव प्रबंध देखते हैं। तो आप बीजेपी से कब से जुड़े हैं? मैं बीजेपी से बचपन से संघ से जुड़ा हूँ, फिर विद्यार्थी परिषद में था और अब भाजपा में हूँ। तो बीजेपी में चुनावी प्रबंधन देखने वाले ज्यादातर लोग क्या संघ की बैकग्राउंड से भी आते हैं या और भी? ऐसा नहीं है, सब एक विचार के लोग हैं और सबका एक उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाना। उस उद्देश्य के युवा उसका क्या खास है, अगर आपको हमारे दर्शकों को बताना हो कि इस बार के बीजेपी चुनावी मैनेजमेंट में क्या चीजें नई ऐड हुई हैं 2014 के मुकाबले? बहुत सारी चीजें नई ऐड है। सबसे बड़ा एक तो जो भाजपा है
वो मेरे को लगता है कि हर एक वर्ग का ख्याल रखती है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि चुनावी मैनेजमेंट में क्या नई चीजें यूज की हैं? भाजपा क्या ख्याल रखती है? वो सब तो नेताओं की बातें हैं की ही जा रही हैं पोस्टर बैनर में। मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आजकल 60% उत्तर प्रदेश में युवा वोटर्स है, और युवा वोटर्स आजकल के जो है सबसे ज़्यादा आपको कहीं मिलेगा तो वो सोशल मीडिया पे। अगर त्यौहार भी होगा तो शायद वो दिवाली में पटाखे छुड़ाने से ज़्यादा दिवाली फेसबुक पे और ट्विटर पे मनाने पे और व्हाट्सएप पे मनाने पे ज़्यादा यकीन करता है। तो जो और इस चुनाव में क्योंकि 60% युवा है, वो सबसे मेन डिसाइडिंग फैक्टर है चुनाव में, इसलिए उनको फोकस करते हुए सोशल मीडिया पे बहुत कंसंट्रेट किया गया है। सोशल मीडिया पे जोर है। सोशल मीडिया और अन्य भी जो संसाधन है आज के दौर के, उन सारे संसाधनों पर। ये स्क्रीन पे दिखाइए जरा, यहाँ ये लखनऊ मध्य सीट है ना? ब्रजेश पाठक आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। ब्रजेश पाठक कुछ ही दिनों पहले भाजपा में शामिल हुए हैं, उससे पहले बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता थे, राज्यसभा के सांसद वगैरह रहे, उन्नाव के रहने वाले हैं। और ब्रजेश पाठक का मुकाबला यहाँ पे किससे है? अनुराग यादव से। नहीं, रविदास मल्होत्रा सपा के और मारूफ खान कांग्रेस के। और ये उन चुनिंदा सीटों में से है जहां पे सपा और कांग्रेस दोनों के ही लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और कैमरे पे पूछिए तो जवाब मिलता है फ्रेंडली फाइट है। और फ्रेंडली फाइट में मुझे लग रहा है कि शायद पाठक जी का भला हो जाए। आप लोगों को तो यही लग रहा होगा। नहीं, हमें नहीं, आप विधानसभा की जनता से पूछें, हर गली मोहल्ले से पूछें, आपको पता लग जाएगा। जनता से पूछते हैं, जनता से पूछते हैं। सर क्या नाम है आपका? प्रकाश। क्या करते हैं? सर बिजनेस है। और बिजनेस अच्छा चल रहा है? ये आपकी तगड़ी जंजीर बता कितने तोले की है? अरे साहब ये बताने की बात नहीं है, 10-15 तोले की और कुछ नहीं। अरे अंदाजा लगा रहे, थोड़ा अच्छी चीज है, आपकी मेहनत की कमाई की होगी। हाँ ठीक है साहब, 20-25 ग्राम की होगी। 20-25 ग्राम की होगी। प्रकाश जी क्या माहौल समझ में आ रहा है चुनावी? देखिए माहौल तो क्या, अभी तो त्रिकोणीय मुकाबला है उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर भी लगता तो यही कि बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा, आप बीजेपी के सपोर्टर हैं कि वोटर हैं? देखिए हम सपोर्टर और वोटर दोनों भी हो सकते हैं, हम समाज के सपोर्टर हैं। हमें लगता है जी, हमें लगता है कि जो है सपा की सरकार देखी, बसपा की सरकार देखी, बसपा की सरकार ठीक है, वो कानून व्यवस्था सही रहती है। सपा में तो गुंडागर्दी है, थाने तो उनके। ये क्या भाजपा की बसपा दोस्ती होने वाली है क्या? आप तारीफ कर रहे हैं? नहीं, हम तारीफ नहीं कर रहे। देखिए सपा की सरकार जो हुई है उसमें सबसे पहली चीज क्या है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सिक्योरिटी है, पुलिस व्यवस्था, यही तो सरकार का काम है। और सपा की सरकार है तो 5 सालों में थाने तो उनके जो है नेताओं के केंद्र बने हुए हैं। मोदी जी भी यही कहते हैं। आपने उनकी रैली की डिटेल पढ़े हैं क्या? मोदी जी भी तो इंसान ही है, मान लो वो प्रधानमंत्री है, लेकिन तो वो भी नागरिक, जैसे वो वैसे हम। उन्होंने जो झेला है वो भी आम नागरिक है, और कल हो सकता है हम भी प्रधानमंत्री बन जाए, तो हम क्या भूल जाएंगे अपनी ये सारी बातें तो हम झेल लें। ये संवाद आपको उत्तर प्रदेश में ही नजर आएगा। थैंक यू। कि एक नौजवान जो कारोबारी है, चाय की दुकान पे खड़ा है, वो पूरे दम से ये दावा कर सके कि हो सकता है मोदी जी की तरह मैं भी देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। एक चीज जो मैं लोगों से पूछने के पहले आपको बता दूं, जब हम लोग इस लाइव की तैयारी कर रहे थे तो कैमरे के पीछे जो शख्स हैं रजत सेन, उनने, चूंकि रजत चंडीगढ़ से हैं, पंजाब से हैं, तो उन्होंने एक बड़ा मजेदार सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि सर ये बताइए कि ये चुनाव हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है कि लोग रात दिन पॉलिटिक्स बतियाते हैं, या यहाँ पे कुछ आबो हवा ही ऐसी है? तो हमने और हमारे और जो यहाँ के साथी हैं, पत्रकार हैं, मित्र हैं, उन्होंने ये जवाब दिया कि नहीं साहब, यहाँ तो हमेशा ही ऐसा होता है। और मैंने उनसे कहा कि अगर मैं एक जिले का रहने वाला हूँ तो हो सकता है मेरी दिलचस्पी यहाँ से 12 जिले दूर की भी विधानसभाओं में हो। तो दूसरा सवाल जिसकी वजह से मैं आपको ये प्रसंग सुना रहा हूँ और ज्यादा मौजूद है, वो ये है जो रजत ने पूछा, और उत्तर प्रदेश के दर्शकों को इसका जवाब देना चाहिए कि अगर सबकी सियासत में इतनी ही ज्यादा दिलचस्पी है और इतनी ही समझ है, फिर यूपी का ये हाल क्यों है? आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक हम यूपी की जनता से और पूछ लेते हैं। यहाँ पर एक मूर्ति लगी है। उत्तर प्रदेश में मूर्तियों का जिक्र आते ही एक खास सियासी टोन आ जाती है। मायावती का जिक्र होने लगता है। मौजूदा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उन्हें पत्थर वाली सरकार कहते हैं, पर मेरे ख्याल से ये मूर्ति पत्थर वाली सरकार ने नहीं लगाई है। ये मूर्ति राजनाथ सिंह के दौर में लगी है। राजनाथ सिंह का जिक्र आता है बीजेपी के आखिरी मुख्यमंत्री, जैसे एनडी तिवारी का जिक्र आता है 1989 में वीर बहादुर सिंह को हटाकर जब आखिरी 13 महीनों के लिए राजीव गांधी ने एनडी तिवारी को केंद्र से राज्य में भेजा था, तो उन्हें उम्मीद ये थी कि राम जन्मभूमि के उभार और पिछड़ा वर्ग के सशक्त आंदोलन के बीच
शायद नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस के ढहते हुए किले को बचा सकें। ऐसा नहीं हुआ। पहले मुलायम सिंह की सरकार आई, उसके बाद कल्याण सिंह की, और फिर बारी बारी दौर बदलते रहे। राजनाथ सिंह बीजेपी के आखिरी मुख्यमंत्री थे, उनके दौर में इस मूर्ति का उद्घाटन हुआ। ये आदि गुरु महर्षि सुपंच सुदर्शन जी की प्रतिमा है। मैंने इनके बारे में इससे पहले कभी नहीं सुना, ईमानदारी से आपको बताऊं, और शायद यहाँ के लोगों ने भी नहीं सुना, क्योंकि मुझे बता रहे थे कि महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति है। ये वाल्मीकि की मूर्ति नहीं है। जीवन दर्शन पढ़ लेते हैं। सियासी बातों के बीच राजनीति की हम लोग बार बार बात करते हैं। राज पहले आता है, नीति बाद में आती है, और कई ज्ञानी जन कहते हैं कि राजनीति में नीति का अभाव हो गया है। इसमें लिखा हुआ है सुपंच सुदर्शन जी करुणामय आचार्य थे, पिता का नाम वैष्णव भक्त थे। श्री कृष्ण ने पांडवों द्वारा युद्ध के उपरांत आयोजित राष्ट्रीय यज्ञ के संपन्न होने पुष्कर तीर्थ स्थान पर जाकर आपको हंस पुरुष की उपाधि से अलंकृत किया था। सर, आपका क्या नाम है? आशीष सिंह। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। अभी क्या पढ़ते हैं? अभी मैंने ग्रेजुएट किया है, अभी इसमें ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। ग्रेजुएशन। कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ के। खास लखनऊ के? जी। ये लखनऊ वालों के बारे में जो एक कहावत है कि बहुत तहजीब से पेश आते हैं, ये बची हुई तहजीब की अब खत्म से हो चुकी है। क्यों? अब क्योंकि अब लोगों के अंदर पेशेंस रहा ही नहीं है। पेशेंस खत्म हो गया है। पहले था, अब खत्म हो गया है पेशेंस, उतना नहीं रहा। पहले की बात थी, अब तो नहीं रही है चीज, बहुत अब कम। बस मुहावरों में बची है लखनऊ की बस तहजीब। एक हाँ एक ये बताइए, उत्तर प्रदेश में सब लोग युवाओं की बात कर रहे हैं, आप माशाल्लाह युवा हैं, तो आपको किसकी बात ज्यादा अपीलिंग लग रही है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की। क्यों? कुछ दम है उनके अंदर, जो करते हैं वो फैक्ट नजर आता है, और उसमें परिवारवाद बिल्कुल भी नहीं है। और अखिलेश यादव का सब लोग कहना है युवा हैं, यूपी को साथ पसंद है, यूपी के 2 लड़के अखिलेश राहुल। उनका काम अच्छा है, काम मुझे बुरा नहीं लगा, बट उनके जो फैमिली के मेंबर हैं वो उनको सही से काम करने नहीं देते, और उनके मतलब उनका जो पूरा बैकग्राउंड है मुझे समझ में नहीं आता। सिर्फ अखिलेश यादव मुझे सही लगते हैं बस, बाकी और कोई लोग उनके नेता खास समझ में नहीं आते हैं। आपको नरेंद्र मोदी भी सही लगते हैं और अखिलेश यादव भी सही लगते हैं? जी। मायावती के बारे में क्या कहना है? उनका बारे में कोई ख्याल नहीं है, मुझे वो मतलब एकदम पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डेवलपमेंट के मामले में जीरो है, और सिर्फ मूर्ति उड़ती यही सब बनवाती रहती हैं। बाकी यूपी का हाल देखिए ना, क्या हो गया था उनके टाइम में। कोई यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया तो है नहीं कि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट हो। अखिलेश यादव ने कुछ तो बेटर किया है, और अगर बीजेपी आती है तो और बेटर करेगी। अच्छा, तो आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये है कि मायावती, फिर अखिलेश यादव, फिर नरेंद्र मोदी? नहीं, ओनली नरेंद्र मोदी। ओनली नरेंद्र मोदी। तो आप इनके दोस्त हैं, तो आप भी मोदी सपोर्टर हैं? जी हाँ। क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? M.Com कर रहा हूँ। एक बात बताइए, ये हमारे दोस्त हैं रजत, है ना, हम लोग साथ में काम करते हैं। इन्होंने हमसे ये पूछा कि साहब यूपी के लोगों की जब इतनी अच्छी सियासी समझ है, इतना पॉलिटिक्स बतियाते हैं, तो फिर यूपी का इतना बुरा हाल क्यों है? आपके हिसाब से क्यों है बुरा हाल यूपी का? मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अच्छा, आप नहीं है। देखिए रजत जी, ऐसे लोग भी हैं जिनका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। सर, आपका क्या नाम है? अमित त्रिपाठी। क्या करते हैं? मैं एबीएम हूँ, फार्मा कंपनी में। फार्मा कंपनी में एबीएम है? जी। तो आप दवाइयाँ बनवाते हैं जिससे लोगों की सेहत सुधरती है? हाँ, सेहत सुधारने के लिए मैं हूँ। यूपी की सेहत कैसे सुधरेगी? यूपी की सेहत तभी सुधरेगी जब सही आदमी को वोट देंगे। तो कौन है यूपी में सही आदमी? जब तक लोग जो है देश, धर्म, राजनीति, ये सारी चीज़ों पे अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं, ठीक है, सारे नियम कायदे कानून जनता के लिए होते हैं, नेताओं के लिए कोई नियम नहीं है। कक्षा 5 पास आदमी भी नहीं है तो वो नेता बन जाता है, ठीक है। यहाँ चपरासी बनने के लिए तो एक पर्टिकुलर योग्यता है, पहली बात। तो या तो आप सारी चीज़ें एक व्यवस्था में करिए, व्यवस्थात्मक परिवर्तन करिए, तब तो चीज़ें सही हो सकती हैं, पहला। दूसरा, जब हमारा चुनाव का समय आता है तो हम कहते हैं हम पंडित हैं तो हम पंडित को ही वोट देंगे, हम ठाकुर हैं ठाकुर को वोट देंगे। यहाँ पे हम लोग शायद भूल जाते हैं कि हम अपना जीजा नहीं चुन रहे हैं, ठीक है। सही बात कह रहे हैं जी। यहाँ पे हम जीजा नहीं चुन रहे हैं, हम यहाँ पे एक देश को चलाने के लिए जो है, जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ, जैसे सर आप एक काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके साथ में एक सज्जन अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका सर काम अपना है, वो उनको परफेक्शन है, आपको अपना परफेक्शन है। लेकिन अगर कहीं बात जाए कि क्या मुझसे आप अपना ऑपरेशन कराना पसंद करेंगे, आप बताएं, नहीं करेंगे ना। क्यों? क्योंकि मैं परफेक्ट बंदा नहीं हूँ। गांव से लंगड़े लूले लुच्चे उठ के यहाँ सदन में आ जाते हैं। नहीं, यहाँ देखिए, मैं आपको टोकूंगा। आप अभी तक बहुत अच्छी बात कर रहे थे,
आपने कहा लंगड़े लूले लुच्चे, लंगड़े लूले देशज अंदाज में, नहीं सर एक सेकंड, आप उन लोगों को कहते हैं जो लोग शारीरिक रूप से चुनौती पाए हैं। आपने कहा लंगड़े लूले लुच्चे, माफ कीजिएगा, हाँ, मैंने ये गलत माफ भाषा करिएगा, है। मैं बहुत- वैसा नहीं। कैमरे पे आपको पूरा देश देख रहा है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करिए। लंगड़े लूले आपके देश के प्रधानमंत्री जो लोग मानसिक तौर पे लंगड़े हैं, मानसिक जो नहीं, हाँ जिनके- ये फिर भी कुछ रिलेटिवली बेटर है, लेकिन लंगड़े लूले जिनके ऊपर लाखों अपराध के केसेस दर्ज हैं, भ्रष्टाचारी कहिए, लंगड़े लूले तो वो मानसिक तौर पे लंगड़े लूले हैं। ठीक है, मतलब वो निकृष्टतम लोग हैं जो कि ऐसी चीजों पे आते हैं। ठीक है, अब एक आप सिर्फ इतना सवाल, जैसे आप लोगों से सवाल करते हैं, मैं भी आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि सर अगर मुझे आप दीजिए, मैं हाँ तो बेहतर एक बात बताइए सर, जैसे मैं दवा का काम करता हूँ तो जाहिर सी बात है मुझे दवा की जानकारी है, तो ऐसे लोगों को क्यों नहीं आप आगे करते जो पॉलिटिक्स का ही काम करें और वो पॉलिटिशियन हो। ठीक है सर। सर वो मीडिया कैसे, वो तो जनता तय करती है ना। सर यही तो दुर्भाग्य है। क्या कि जनता तय करती है? नहीं, ये दुर्भाग्य नहीं है कि जनता तय करती है। दुर्भाग्य ये है कि जब हम चुनाव का समय आता है तो एक लोग का पार्टी में रहते हैं, टिकट नहीं मिला, खा पार्टी में चले गए, खा से गांव में चले गए। निष्ठा किसके प्रति रखी जाए, आप बताएं। समस्या तो ये है ना। दूसरी बात, जब तक हमारे पास जो इंडस्ट्रीज नहीं होंगी, जब तक रोजगार के संसाधन नहीं होंगे, तब तक लूटमार पड़ती रहेगी। ठीक है, आज की डेट में आप उत्तर प्रदेश से लेकर अगर बलिया से बात की जाए, ठीक है, तो एनसीआर तक में आप देखिए हजारों के हजारों संख्या में रोज केस दर्ज होते हैं। तो समस्या बहुत है। जब तक स्थिति नहीं स्पष्ट होगी, जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति नहीं सुधर सकती। ठीक बात है, आपका बहुत शुक्रिया। एक चीज मैं कहे जाता हूँ, जीजा भी लोगों को नहीं खोजना चाहिए, जो बहनें हैं वो खुद तय कर लेंगी उनके लिए सही व्यक्ति कौन है, और सजाती के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो आप कह रहे हैं ना कि मिश्रा मिश्रा को चुन रहा है या ब्राह्मण ब्राह्मण को, वही तो मैं भी कह रहा हूँ सर। हाँ, आप समझिए। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप चपरासी भी रखा जाता है कहीं पे तो योग्यता होती है। थैंक यू। हाँ जी सर, आपका क्या नाम है? नाम नहीं बता रहे, हमने सुना था कि लखनऊ वाले बड़ी मोहब्बत से पेश आते हैं। राम बाबू। हाँ? राम बाबू। राम बाबू जी, क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ। किस चीज का बिजनेस है? बैंड की, डीजे का। डीजे है? अरे आप शर्मा रहे हैं, डीजे वाले तो देश झुमाते हैं। तो आप गाना भी गाते हैं कि सिर्फ डीजे कंपनी है? गाना नहीं गाते। गाने नहीं गाते हैं। क्या रेट चल रहा है? जैसे हमारी शादी तो हो गई है, अब हमारा बर्थडे आने वाला है अप्रैल में, तो हमको डीजे करवाना हो तो कितना पैसा लेंगे आप राम बाबू जी? 4 से 5 के बीच, 4000 से 5 के बीच। अच्छा, गनीमत आप 1000 जोड़ दी, हमारी एकदम सांस रुक गई है। तो ये बताइए, आप लखनऊ के ही रहने वाले हैं? जी। क्या समझ में आ रहा है चुनावी माहौल लखनऊ का? क्या समझ में आए, इसमें किसको दिया जाए वोट बताइए आप। सब तो अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। सब अपनी अपनी रोटी से। क्या देश वहीं को वहीं पड़ा है, कुछ बदलाव नहीं है। तो नखलऊ में किसकी हवा लग रही है? हैं? नखलऊ में किसकी हवा लग रही है? लखनऊ में तो अपने घर की हवा देखे ज्यादा बेहतर है, बाकी ये चुनावी मसला हमें नहीं चाहिए घर की देखें बस। अच्छा ये बताइए कि सारी सरकारें जो है प्रदेश की, केंद्र की, 5 बहुत साल के बाद आती हैं भैया, अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। हम सरकार में आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, बस। अब युवा देखिए 2 साथ है, यूपी को पसंद है। 10 साल केंद्र में रहे, कुछ कर पाए युवा ने? जब तो भाग गए थे कहीं और घूमने के लिए, अभी तक पता नहीं, जवाब नहीं मिला उसका। तो ये युवा यहाँ क्या कर पाएगा? जब दिल्ली में नहीं कर पाया तो यहाँ क्या करेगा आके? और अखिलेश अखिलेश ही है उनके, जब अब वो अपने बाप का नहीं तो हमारा क्या होगा? अखिलेश यादव को ये लग रहा है कि राहुल गांधी के साथ सियासी गठजोड़ करने से उनकी पार्टी को मजबूती मिलेगी। कल मैं एक सपा के नेताजी से बात कर रहा था, ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत थी, इसलिए नेताजी का नाम नहीं लूंगा। नेताजी बोले कि हमने कहा मुख्यमंत्री जी से कि ये क्या कर दिया आपने, कितनी जगह दावेदारी थी कार्यकर्ताओं की। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब भैया जो हालात हो गए थे चुनावी, तो जरूरी था कि एकता दिखाई जाए ताकि मतदाताओं के बीच किसी तरह का भ्रम न रहे। सर क्या नाम है आपका? हर्षवर्धन जी, क्या करते हैं आप? हमारा बिजनेस है, बिजनेस है। किस चीज का? शेयर से काम करते हैं। शेयर्स का काम करते हैं। तो सर यहाँ पे सियासी स्टॉक एक्सचेंज में किसके शेयर चढ़े हुए हैं? हमें इसके माने ज़्यादा नॉलेज है, हम अभी शुरू किया, ये सुदीप है।
नहीं नहीं, मैं शेयर का नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो पॉलिटिक्स का पूछ रहा हूँ, उसमें किसके शेयर चढ़े हैं? बीजेपी का है और अरे भाई यहाँ तो बड़ा ऐसा लग रहा है कि चुन चुन के बीजेपी के कार्यकर्ता लाए गए हैं। सर आपका क्या नाम है? डीपी मिश्रा। मिश्रा जी, क्या करते हैं? बिजनेस बिजनेस करते हैं आप? किस चीज का? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टीजमेंट का। ये बताइए, यहाँ तो बड़े चमकीले ऐड लगे हुए हैं सब तरफ, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के। दिखाई पड़ रहा। नहीं दिख रहा सर, हम तो सुबह अखबार खोलते हैं यहाँ पे, पहला पन्ना में आपकी एजेंसी को कम ऐड मिले हैं क्या? हमें किसी के एजेंसी को नहीं मिले हैं सब। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं सुबह अखबार खोलता हूँ तो पूरे पन्ने का इश्तेहार होता है, कभी बीजेपी का, कभी समाजवादी पार्टी का, कभी बसपा का। अखबार वालों को मिल रहे होंगे। एड एजेंसी वालों को नहीं मिल रहा। एजेंसी वालों को नहीं मिल रहे। क्या दिक्कतें आ रही हैं एड एजेंसी में? ये नहीं आ रही। काम बढ़िया चल रहा है? काम बढ़िया चल रहा, फर्स्ट क्लास। मिश्रा जी, हमको बहुत दिनों बाद ऐसा कोई कारोबारी मिला जो कह रहा है काम बढ़िया चल रहा है। काम बहुत बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास। और लखनऊ में ये मेट्रो बन रही है, सब बढ़िया है? और क्या, बहुत बढ़िया है ये। और क्या, फ्लाईओवर भी खूब बन गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पे हमारा शहर आ गया है। और क्या, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यूपी में किसी ने किसी का विकास किया हो ना किया हो, मायावती और अखिलेश यादव ने लखनऊ का खूब विकास किया है। किया है, बिल्कुल किया है ना? हाँ। तो क्या लग रही है आपको लखनऊ की चुनावी हवा? अब चुनावी हवा भैया, बहुत बड़े बड़े पंडित फेल हैं, तो हम क्या बता पाएंगे यार। ये बात भी ठीक है। तो हम ये नहीं पूछ रहे कौन जीत रहा है, कौन मजबूती से लड़ता दिख रहा है? भैया तीनों पार्टियां मजबूती से लड़ रही हैं। क्या नाम है साहब आपका? अमित केसरवानी जी, क्या करते हैं? बिजनेस है समोसा खाते हैं बिट्टू शर्मा जी का। चाय आप लोग रोज आते हैं यहाँ पे? नहीं नहीं, आज आए हैं, जब टाइम मिल जाता कभी कदार। शर्मा जी का चाय समोसा खाने का मौसम था तो इसलिए आ गए। अच्छा, मौसम है तो कैसे, मतलब शाम के हिसाब से? शाम के आपने नहीं खाया क्या शर्मा जी का समोसा? मैंने सर अभी समोसा नहीं खाया है, अभी मैं सामने दुर्गम्मा से खाना झांप के आया हूँ थाली भर के, तो अभी चाय पी है सिर्फ। बहुत मीठी बनती है लेकिन चाय से। नहीं, हम लोग तो फीकी पीते हैं। अच्छा, बताना पड़ता है कि फीकी रखी है। कुछ नेताजी लोग भी हैं। सर 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 आप, हमें तो ऐसा बताया गया था कि नेता लोग प्रचार का कोई, किस पार्टी से हैं आप लोग, ये बताइए। हम लोग तो भाई समाजवादी पार्टी हैं। बहुत, अरे आइए, आपकी सरकार है तो है। क्या नाम है आपका? दीना भाई कहते हैं। दीना भाई, अच्छा, तो दीना भाई आप समाजवादी पार्टी का नेता होने के अलावा और क्या करते हैं, काम क्या है आपका? सेवी आदमी है, अच्छा गांधीवादी सर, एक बात विचारक बताइए है। कि जैसे ज्यादातर नेताओं से हम बात करते हैं, आज मैं अपर्णा का इश्तेहार भी देख रहा था अखबार में, तो लिखा था अपर्णा बिष्ट समाज सेवी। ये ज्यादातर नेता समाज सेवी होते हैं, है ना? घर कैसे चलता है सर? समाज सेवकों की कोई पैसा तो आता नहीं है, तो घर चलाने के लिए कुछ काम? अब काम तो करना ही पड़ेगा, समाज से अभी बिना पैसे के होगा नहीं। तो क्या काम क्या करते हैं? वो जनरली हम अखबार पत्रकार हैं, बेसिकली हम पत्रकार हैं। पत्रकार हैं, एक और हमें अपने पत्रकार बंधु मिल गए। तो ये बताइए, क्या अखिलेश, बिल्कुल क्या है चुनाव? देखिए, अखिलेश जो नया मुख्यमंत्री बना है और इसके अंदर जोश खरोश है, उसने काफ़ी अच्छा काम किया है। जैसे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना दिया, मेट्रो का प्रारंभ करा दिया। मेट्रो अभी सर शुरू कहाँ हुई, बता रहे हैं मार्च में शुरू होगी। शुरू हुआ, मैंने उद्घाटन मैंने वहाँ से अमौसी से लेकर 4 बाग तक तो चल ही रहा है। तो हमारी ये कहने का जो भी हो, नया मुख्यमंत्री है और काफ़ी इसकी सोच भी नहीं है और काफ़ी अच्छा काम भी किया है। नहीं सर, लेकिन आपके आलोचक ज्यादातर ये कह रहे हैं कि उद्घाटन सब चीजों कर दिया, अभी शुरू कोई नहीं हुआ पूरे ढंग से। अभी तो भाई मेट्रो सभी लोग सोचते हैं कि 2-4 महीना पहले वहाँ से अमौसी से लेकर वहाँ आलमबाग नहरिया तक चलाई गई थी। अब यहाँ अखबार में भी निकला है कि 4 बाग तक आ गई है मेट्रो। हाँ, ट्रायल। तो हमारे कहने का मतलब भाई एक विकास की शुरुआत आज तक जो तमाम पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, हम एक निष्पक्ष भी कहना चाहते हैं, आज तक जो भी पुराने मुख्यमंत्री हैं, आज तक उन्होंने जिस तरह की सोच मैंने इन्होंने युवा मुख्यमंत्री ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, भाई आप कानपुर देखने जाते थे, अब आप यहीं लखनऊ में देखेंगे। मेट्रो है जो पूरे देश के अन्य शहरों में चल रही है, लेकिन आपके यहाँ नहीं चल रही थी। और IT क्षेत्र भी उसने वो किया है। तो हमारे कहने का मतलब युवा सोच का मुख्यमंत्री है और काफ़ी उसमें जोश खरोश है, अच्छा काम भी कर रहा है। भाई कुछ ना कुछ तो कमियां रह जाती है, ऐसी बात नहीं है। क्या कमियां रह गई, जरा कमियां बताइए। ये है कि भाई
भाई 5वां उंगली है तो उसमें सब बड़ी नहीं है। नहीं मुहावरे ठीक है, कमियां बताए। अब आपने कहा है तो बता दीजिए एक आध। कमियां के मतलब ये भी इसको अखिलेश को फुल मेजॉरिटी में काम करने का मौका नहीं दिया गया और काफी लोग जो ऐसे कौन जिम्मेदार था इसके लिए? नाम तो मैं नहीं लूंगा, काफी लोग नाम क्यों नहीं लेंगे? आप बताइए, आप समाज सेवी हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। समाज की सबसे बड़ी सेवा सत्य बोल के होती है। आपने आधा सत्य बोल दिया, पूरा बोल दीजिए। पार्टी के मंत्री कुछ लोग थे जो भाई अखिलेश के मैंने कार्यों में कौन बात मंत्री करते थे न, तो ये जो मेट्रो है, कौन मंत्री थे? अब मंत्री का नाम नहीं लेंगे, जो भी है सब पूरा दुनिया पूरे प्रदेश के लोग समझ रहे हैं। काफी लोग ऐसे विधायक थे जो मैंने मुख्यमंत्री का वो है, मैंने उसमें गुंटबंदी होती थी और वो किया जाता था। अम्मा क्या नाम है आपका? नहीं, दादी से ना पूछे। क्यों ना पूछे दादी से? दादी क्या नाम है आपका? हमारा भागवंती नाम है। भागवत। कितनी उम्र है आपकी? हमारी 85। 85 साल है। आप यहीं लखनऊ में ही रहती हैं? जी। आपने तो बड़े जमाने देख लिए होंगे लखनऊ के, आजादी से पहले के भी। बहुत कुछ देखा है, वो आपने नहीं देखा है अभी। जी बताइए, क्या देखा है? अब आप क्या सोचोगे? आप बैठ जाइए, है ना, बैठ के बात करते हैं तसल्ली से। भैया किनारे देखो, कितने अच्छे लखनऊ के नौजवान हैं, कितनी बुजुर्गों की इज्जत करते हैं। जी बताइए, सब लोग बोल रहे हैं कि लखनऊ में बड़ा विकास हो गया है। जो अच्छे नहीं चलेगा तो विकास होगा, जो गलत चलेगा तो उसका नतीजा गलत ही मिलेगा। अच्छा, ये बताइए अम्मा, आपको पेंशन वगैरह मिलती है? नहीं, कुछ भी नहीं, राशन भी नहीं। राशन भी नहीं मिलता है? तो हमें तो बताया गया कि यहाँ पे बुजुर्गों के लिए बहुत सारी पेंशन की योजनाएं चल रही हैं। अभी चल रही है तो हम पहुँचे थे नहीं, हम पहुँचे नहीं है। जाओ वो देने के लिए, देख हमारे घर में क्या बीमारी है। ये क्या है अम्मा? ये अच्छा, कोई आपका इलाज का है? क्या बीमारी है? कैंसर का है। कैंसर है आपको? लड़की को कैंसर है, तो कहाँ इलाज चल रहा है लड़की का? पीजीआई में। पीजीआई में चल रहा है, वहाँ इलाज ठीक हो रहा है? अच्छा, तो अम्मा एक बात बताइए कि आप आजादी के पहले से लखनऊ भी देख रही हैं, सब देख रही हैं, आप रहने वाली यहीं की हैं कि कहीं बाहर से आई हैं? मतलब हम बनारस में रहते थे, अभी ये 3 साल हुआ है यहाँ लखनऊ में आए हैं। तो बनारस से लखनऊ क्यों आ गए? मेरी बेटी बीमार थी, 2 बेटी यहाँ थी, एक लड़का था यहाँ। अभी बनारस में 2 बेटा है मेरा। अच्छा, तो आप बिटिया के इलाज की वजह से इधर आ गए। अम्मा तो बड़ा जमाना बदल गया आपके देखते देखते, क्या कोई चीज है जो बड़ा आश्चर्यचकित करती? आज वो जमाना नहीं है बेटा, आज जमाना गुंडागिरी का, आज समय है गुंडागिरी का। सच्चाई का जमाना नहीं है, पाप का जमाना है। क्या है, आपने कुछ नहीं देखा है? जो हम लोग देखा है आपने 1 रुपया भी नहीं देखा है। आजकल का 420 का धंधा चल रहा है, पाप का धंधा चल रहा है, घूसखोरी चल रही है। 50 रुपया किसको घूस देगा तो बोलेगा सही बेटा तुम मेरा बेटा है, नहीं तो कुछ नहीं रहे। साले जाओ भागो। ये अम्मा देखते देखते सब चीजें ऐसी खराब क्यों होती जा रही हैं? जो घूसखोरी हुआ, पाप आया तो उसको कौन मटाएगा? आप पाप को बदल दो। आप नौजवान है, अपनी जिंदगी को मटा दो, हर दुश्मन को दूर कर दो। क्या कांग्रेस जैसे कोई राज चलाएगा? नेहरू जैसा राज चलाएगा? लाल बहादुर शास्त्री जैसा राज चलाएगा? सही है, सही है। ये क्या नाम है? मोदीलाल जैसा चलाएगा? नहीं चलाएगा, सब खत्म हो जाएगा जिंदगी आप लोगों की। मगर मान जाओ बेटा, उसी देश में आओ जिस देश में ये पाँव न जले। अपना पढ़ाई करते हो, कितना माँ बाप धन खर्चा करती है, उस खर्चे को सफल करो। ये बताइए अम्मा कि जमाना बदल गया, पाप बढ़ गया, अब देश वैसे नहीं चल रहा है। लोग कहते हैं कि जब बहुत परेशानी हो या बहुत उलझन हो तो बुजुर्गों के पास सलाह के लिए जाना चाहिए। आप हमारी बुजुर्ग हैं, है ना, भारत माता की बात होती है, आप हमारी भारत माता हैं। क्या करना चाहिए, कैसे चीजें ठीक हो सकती हैं, पाप का राज कैसे खत्म हो सकता है? बेटा उनको साथ न दो,
पाप को साथ न दो। मैं पाप करती हूँ, मैं बुढ़ी हुई, मैं आप पाप से ये कागज से आपको दिखाती हूँ, मेरे से मदद करो। एक थोड़ी बात कर रहे, पता नहीं मेरे अंदर में क्या है, मगर जो सच्चाई है तो आपको दिखा रहे हैं। अब इसको तुम हटा दोगे, कहाँ भी गिरा दोगे, हम कहाँ भी गिर जाएंगे। जब सही चीज को तुम गलत बना लिया तो हम कहाँ जाएंगे। अच्छा, एक चीज और बताइए कि वोट डालती हैं आप? डालते हैं। तो आपने तो नेहरू जी का भी जमाना देखा, इंदिरा जी का भी जमाना देखा, आज भी तो नेताओं में कुछ आपको फर्क दिख रहा है? पहले ज्यादा काम करवाते थे, अब ज्यादा काम करवाते हैं, क्या फर्क है? जास्ती इसलिए कराते, उनको धन है पाप का, काम क्यों कराते? मेट्रो क्यों चलाता है, वे क्यों चीज चलाता है? पहले था क्या? एक गाड़ी था जिसमें सारी दुनिया आती जाती थी, कभी वो गाड़ी नहीं उल्टी पुल्टी। आप क्यों उलट पुलटती है? गुंडागिरी क्यों होती है? गुंडागिरी क्यों होती है? तो ये बुजुर्ग थी। आप जब बुजुर्गों से बात करते हैं तो बहुत फिक्स पॉलिटिकल नैरेटिव के साथ नहीं जाना चाहिए। भैया, आपने कुर्ता पजामा सदरी पहन रखा है, तो आप नेता तो नहीं है? क्या नाम है आपका? बैठ जाऊं मैं बगल में? जी बिल्कुल बैठ। जी, क्या नाम है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, क्या करते हैं? ग्रेजुएशन कर रहा हूँ LU से। लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट में? इंग्लिश। इंग्लिश में ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो आगे क्या करने का इरादा है आपका? आगे सिविल सर्विसेज की तैयारी करना। अरे वाह, वेरी गुड। इंग्लिश सब्जेक्ट को हमने रखे है ना। तो क्यों आप सिविल सर्विसेज क्यों डिसाइड किया? मतलब लोगों की वजह होती है ना, जैसे मैंने पत्रकारिता चुनी तो मेरी एक वजह थी, भैया सामने कैमरा है, आप सामने आ जाएंगे तो आपकी लाल कमीज चमकने लगेगी और मेरी चेक की कमीज छिप जाएगी। जी, शुरू से था प्लान मेरा। अच्छा अब्दुल्ला, एक बात बताइए, इस देश के मतलब बहुत घुमा फिरा के नहीं पूछना, सीधे पूछते हैं ना। पत्रकारिता की एक बड़ी दिक्कत यह भी है कि बहुत शुगर कोटेड करके, इस देश के मुसलमानों की सरकारी नौकरियों में भागीदारी बहुत कम क्यों है? वजह क्या है? मतलब क्यों नहीं ज्यादा लोग आ रहे हैं नौकरियों में, प्रशासन में? वो लोग आगे बढ़ते ही नहीं, पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, बैकवर्ड रहते हैं, पता नहीं क्यों। आपको नहीं पता ऐसा क्यों होता है? जी, इसके बारे में तो ज़्यादा नहीं पता है। आपने आसपास देखा हो, लोगों से बात की हो? नहीं, इसके बारे में मतलब क्या सोच की दिक्कत है, संसाधनों की दिक्कत है, क्या है मसला, क्या है? थिंकिंग की प्रॉब्लम है। अच्छा, तो एक बात बताइए कि जैसे ही चुनाव आते हैं, जो दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने ढंग से पोलराइजेशन करने की कोशिश करती हैं, जो उनके खिलाफ पार्टियां हैं वो कहती हैं साहब हम सांप्रदायिकता से लड़ रहे हैं इसलिए आप हमारी तरफ आ जाओ। कोई भी मुसलमानों की तरक्की के लिए मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत काम करता नजर नहीं आता है। आपका क्या सोचना है इन सारी राजनीतिक पार्टियों के दावे पर? पक्ष की पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां। देखिए, मुस्लिम और बाकी कास्ट का कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। बेसिकली उनको वोट चाहिए होता है, वो किसी के लिए नहीं काम करती हैं, उनको वोट ही चाहिए होता है। बाकी अपनी जो रूलर होती हैं उनकी, जैसे सपा की, यादव है, समाज BSP की, मायावती के दलित हैं, तो वो उन्हीं का वो होता है, बाकी किसी के लिए काम करते नहीं है वो लोग। अच्छा, तो यही तर्क जो आपने दिया है ना, तो आपका तो बिना किसी राजनीतिक मंशा के ये तर्क है। ओवैसी भी यही कहते हैं कि साहब हम लोगों की हिमायत कोई नहीं करता है, तरक्की की बात कोई नहीं करता। जैसे ओवैसी साहब ने एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया कि हज की सब्सिडी खत्म कर देनी चाहिए और उस पैसे से स्कूल और अस्पताल बनने चाहिए। सही बात है, पैसा मेरा ही है तो हम सब्सिडी क्यों दें उसके ऊपर? वो हम ही लोग के ऊपर यूज हो तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, क्या बेहतरी के लिए क्या किया जाना चाहिए अगर अब्दुल्ला को सुझाव देना हो तो? देखिए, सुझाव देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं सर, फर्क पड़ता है। अगर देखिए हम लोग नौजवान हैं, हम अपनी बात नहीं कहेंगे तो चीजें कैसे बदलेंगी? आपको इस वक्त देख रहे हैं लाखों लोग, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ये लाइव हो रहा है, देखो अम्मा कह रही देश को सुधारो। देश को सुधारने के लिए गुटखा को बंद कराओ पहले। सिगरेट गुटखा और क्या क्या बंद करवाएं अम्मा? जो चीज बंद करोगे तो नौजवान बच जाएगा, तुम्हारा साथी बन जाएगा, नहीं तो कोई साथी नहीं बनेगा। पर ये अब्दुल्ला तो सिगरेट पीते दिख नहीं रहे अम्मा। जब अंग्रेज था कभी किसी ने शराब नहीं देखा था। आज आम तो रोड पर पड़ा रहता है अंधेरे में, शराब पियो बेटा, पानी एक नाले का मुंह पी लो,
न करो ऐसा जुल्म देश में। अरे नौजवान है, अपना राज करो अच्छी तरह। इतना महंगा, ये गरीब मर रहे भूखे, कौन उसको सुधारेगा? ठीक है, अम्मा इनसे पूछ लेते हैं कि ये कैसे सुधारेंगे। अब्दुल्ला, हम लोग अब वो बातचीत शुरू करते हैं कि आपके हिसाब से क्या सुझाव, बेहतरी के लिए क्या किया जाना चाहिए? नौजवान के तौर पे हमारे दिमाग में बहुत सारे सुझाव होते हैं ना कि ये हो वो हो। जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज बढ़नी चाहिए और करप्शन कम होना चाहिए। कभी लड़कियों आपके घर में शराब पिया था? कभी लड़कियों ने आपके घर में शराब पीता है? मेरे घर में कोई नहीं पीता। उनके घर में कोई नहीं पीता है। क्यों लड़की आके यहाँ शराब खाती है, पीती है? ये उनसे पूछिए ना, मुझसे क्यों पूछिए? नहीं। चलिए, अम्मा कह रही हैं लड़कियां क्यों शराब खाती हैं, पीती हैं। यहाँ पे दो लड़कियां बैठी हैं। क्या नाम है आपका? प्रज्ञा मिश्रा। क्या करती हैं प्रज्ञा? मैं इस समय नर्सिंग कर रही हूँ। नर्सिंग की पढ़ाई कर रही हैं कि आप नर्स बन गई हैं? नहीं, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। सुई लगाना सीख रही हैं? हाँ, नहीं वो लगाना सीख गई हूँ ऑलमोस्ट। हाँ। आपका क्या नाम है? सलोनी। आप भी नर्सिंग की पढ़ाई कर रही हैं? नो, बैंकिंग की तैयारी कर रही हूँ। बैंकिंग की तैयारी कर रही हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? मैं बेसिकली रह तो लखनऊ में रही हूँ, बट सिद्धार्थनगर की रहने वाली हूँ, पूर्वांचल साइड। और आप? मैं यही लखनऊ में है मेरा होम टाउन। अच्छा, एक बात बताइए, हम लोग जहाँ भी हमें लड़कियां मिलती हैं हम उनसे दो सवाल जरूर पूछते हैं, आपसे ही पूछेंगे। ऐसा क्यों लगता है लोगों को कि लड़कियों की सियासत में दिलचस्पी कम है या उनकी समझ कम है? ये भ्रम क्यों है? एक्चुअली यहाँ के इसमें का एटमॉस्फेयर, क्योंकि लोग बोलते हैं इसमें लड़की गई है तो वो कैरेक्टर लेस हो गई, अगर वो चाहे जितनी भी अच्छी हो। जो पॉलिटिक्स में जाएगी तो उसके चरित्र ऑलमोस्ट उसके ऊपर उठता है कि एक्चुअली चाहे जितना भी पढ़ा लिखा बंदा हो या बंदी हो, उसके माइंड में क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि वो उसमें गई है तो मतलब अब मैं क्या बोलूँ इस चीज़ को, तो फैक्ट है। वो लोग सोचते हैं अगर वो नहीं भी है तो भी उसके ऊपर ऐसे होता है, सामने नहीं बोलेंगे, पीठ पीछे बोलेंगे। एक चीज ये बताइए, सलोनी आपका नाम है और आपका नाम है प्रज्ञा। ये मैं इसलिए नाम रिपीट कर रहा हूँ, मेरे दर्शक कहते हैं बार बार नाम भूल जाते हैं। प्रज्ञा, एक पार्टी जो रूल कर रही है यहाँ पे, वो कह रही कि हमने महिलाओं के लिए 1090-1090। मुझे बताइए, मैंने खुद 1090 पे कॉल की, मैंने कंप्लेन की थी वहाँ पे कि मेरे पास इस नंबर से कॉल आ रही है या मुझे परेशानी है, तो उसमें उन्होंने कहा ठीक है मैं देखूंगी, उसके बाद ही मेरे पास उस नंबर से कॉल आई है। ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ और मैंने कंप्लेन की है। और इनफैक्ट अगर मैं रात में 11 बजे कॉल की, मेरे पास कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, उसके बाद मैंने रात में 11 बजे कॉल की तो वहाँ पे कॉल जा रही, कोई रिसीव नहीं कर रहा है। तो ऐसा सिस्टम बनाने से भी क्या फ़ायदा, आप बताइए। दिन में पब्लिक प्लेस होती है, लड़की अगर किसी से चाहे तो हेल्प चिल्ला के हेल्प ले लेगी, 10 लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन रात में अगर कोई वर्किंग वुमेन निकल रही है उस समय किससे हेल्प लेगी? अगर 10 नंबर भी कॉल 90 पे भी कॉल करती है और वो 1090 वाले भी उसे रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो क्या करेगी वुमेन? मेन सेफ्टी तो रात में ही चाहिए ना। सलोनी, आपको लगता है कि यूपी में लड़कियां सेफ फील करती हैं? एट सम लोकेशन हम यही सोचेंगे कि हाँ कुछ जगह पे सेफ हैं, बट एट 90% ऐसा है कि वो लड़कियां नहीं सेफ है यहाँ पे अभी भी। अच्छा, एक बात बताइए, आप दोनों लोग लड़कियां हैं ना, मेरे घर में भी मेरी बहनें आपकी उम्र की हैं। सरकार की बिला शक जिम्मेदारी है, पुलिस की भी जिम्मेदारी है, ये समाज के तौर पे हम लोगों का भी तो फेलियर है, क्योंकि जो वहाँ पे बदमाशी करते हैं वो लड़के भी तो हमारे बीच से ही आ रहे हैं, हमारे घरों के ही लड़के हैं ना। वो तो है, हमारे बीच से ही आ रहे, तो ये उनकी भी उनको मेंटालिटी उनको ऐसी रखनी चाहिए कि वो जो लड़कियों जिनको आज वो परेशान कर रहे हैं वो कल को उनकी बहन भी हो सकती है, तो वो इसमें ना हमारी गलती है, ये उनको सोच अपनी बदलनी चाहिए कि हाँ कि ये जो हम कर रहे हैं वो गलत है। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले, कुछ 3-4 महीने पहले मेरे साथ हुआ कि मैं एक्चुअली मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, तो मैं पढ़ा करके 9 बजे लौटती हूँ चौक साइड से, तो मैं पढ़ा के लौट रही थी, कुछ 2-3 लड़के थे बाइक पे, उन्होंने उस 1-2 लड़की को परेशान कर रहे थे, पीछा कर रहे थे उसका, तो जब वो लड़की आगे जा रही थी तो आगे पुलिस वाला दिखा, उसने उससे कंप्लेन की, पुलिस वाला उसके पास गया, उसको डांटा, तो लड़के ने क्या किया, उस पुलिस वाले को 100 रुपये दिए और चला गया, पुलिस वाले ने उससे कुछ नहीं कहा। तो ये कौन सी सरकार, अगर ये अखिलेश की सरकार है तो क्या कर रही है अखिलेश की सरकार, आप बताइए। इसमें आपको लगता है पुलिस भी नहीं साथ दे रही है तो क्या करेगा इसमें पब्लिक? आपका कोई इस तरह का अनुभव रहा पुलिस के साथ? अभी तक तो कोई ऐसा अनुभव नहीं है, बट हाँ पुलिस को थोड़ा अपना चेंज करना पड़ेगा यहाँ के माहौल के हिसाब से, वो लोग भी अपनी ड्यूटीज फुलफिल नहीं कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग अक्सर आते रहते हैं? यहाँ पे तो माहौल ठीक लग रहा है। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ पे हम लोग बिल्कुल ओपन है, कोई किसी से मतलब नहीं आता, अपना काम करता है, ये भी नहीं कि कोई बदतमीजी हो रहा है, कोई कमेंट हो रहा हो। ये प्रेशर रहता है प्रज्ञा कि हम लोग अपने घरों से, अपने कस्बों से एक बड़े शहर में आए हैं, तो
हमें सपने भी पूरे करने हैं, कंपटीशन भी क्लियर करना है, और घर वालों को भी क्या कोई डर रहता है कि बड़े शहर में रह रही। जैसे मैं कल शाम को अपनी मौसी के यहाँ बैठा हुआ था, तो मौसी की बिटिया है मेरी बहन, तो वो बोली कि हमें आईएएस की तैयारी करने दिल्ली जाना है। तो बहन कहा हाँ हम चलेंगे, तो मौसी को भी लगा एक बार तो साथ जाना होगा। ऐसा डर सा भी रहता है। तो सामाजिक स्तर पे भी कोई इसकी वजह लगती है आपको कि ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मसला है? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का भी और कुछ सामाजिक तौर पे, क्योंकि एक हम इंडियन कल्चर से हैं, तो ये कैसा इंडियन कल्चर है जो लड़कियों को आगे बढ़ने से रोकता है? एक्चुअली आगे बढ़ने से क्यों नहीं रोकेगा, क्योंकि आपका एटमॉस्फेयर दिल्ली में अभी 16 दिसंबर सब जानते क्या हुआ था उस टाइम पे। उसके बाद यहाँ लखनऊ का भी आप जानते जो सीएम के आवास विकास के आसपास हुआ था लड़की का। क्या यहाँ पर भी वैसे ही कुछ हुआ था? कुछ ऐसा ही हुआ था कि लड़की के साथ रेप करके उसको छोड़ दिया गया था। वो उसकी लाश वहाँ से मिली थी, बाद में पता चला सब मतलब छानबीन करने पे कि उसकी जब लाश टंगी थी पेड़ पे, तो उसके साथ 2 रिक्शे वालों ने उसकी लाश उतार के किया। ये क्या, लाश उतार के सेक्स किया? हाँ, उसके साथ रेप किया। ये क्या है अभी बताइए? ये अखिलेश यादव की सरकार है। मुझे नहीं लगता ऐसी सरकार रहने से कोई फायदा है हमारे यूपी में। आप विकास कर रहे हो क्या? आप लैपटॉप प्रोवाइड कर रहे हो, ये कर रहे हो, मोबाइल कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जिससे क्या, कौन सा भविष्य बनेगा? आप मोबाइल, अच्छा ठीक है आप वाईफाई फ्री कर दो। मैं एक यंग हूँ तो मैं एक बात बोल रही हूँ, अगर आप वाईफाई फ्री कर दो 90% बॉयज पॉर्न वीडियोस देखेंगे, 90% बॉयज गंदी चीजें देखेंगे अगर फ्री वाईफाई भी हो जा रहा है। आप ऐसी फैसिलिटी बनाओ, आप सिस्टम अच्छा करो। फैसिलिटी प्रोवाइड आप बाद में करवाओ, लेकिन सिस्टम आप अच्छा करो पहले। आप पैसे ले रहे हो, ट्रैफिक है, चेक चल रहा है और रोक रहे पुलिस वाले, तो उनको अंधेरे में पुलिस वाले लेके जाते हैं, 100 रुपए लेके जेब में छोड़ देते हैं। एक आखिरी सवाल, आप लोग नर्सिंग कर रही हैं ना, तो बहुत ही ये तो नर्सिंग में भी ऐसा एटमॉस्फेयर है। मैं बलरामपुर में करती हूँ, तो बलरामपुर में मैंने देखा, मैं नर्स हूँ, तो मैं वहाँ से जब आ रही हूँ तो 3-4 लड़के आपस में बात करते हुए जा रहे हैं। नर्स है तो मतलब डॉक्टर उनकी सारी फुलफिलमेंट्स पूरी कर देते हैं। ये ज़्यादा नहीं, यंग लड़के ही बोले थे, मेरे एज के लड़के थे वो ये डॉक्टर क्या कर देते हैं? नर्स की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर देते हैं। ऐसे वर्ड्स अब आप खुद सोचिए। और जब मैंने उनको पलट के कहा कि आपने एक ऐसे वर्ड्स बोला, तो कह रही नहीं मैंने आपको नहीं बोला, मैंने कहा आपने पर्टिकुलर वर्ड यूज किया नर्स। नर्स में मैं भी आती हूँ, बाकी नर्सेस भी आती हैं। ये एटमॉस्फेयर है। ये प्रज्ञा जो बात कह रही है, ये समाज की दिक्कत है। कॉर्पोरेट ऑफिस हो, न्यूज रूम हो, और भी कोई प्रोफेशनल फील्ड हो, लड़कियां जैसी तेजी से आगे बढ़ती हैं, तरक्की करती हैं, तो लड़कों के लिए कितना आसान होता है एक झटके में उनके चरित्र पे आप उंगली उठा दें कि वो अपने बॉस की वजह से आगे बढ़ रही है, वो इसकी वजह से। या जैसे प्रज्ञा ने कहा कि नर्स जा रही है तो 4 लड़के छींटाकशी कर रहे हैं कि डॉक्टर इनकी ज़रूरतें पूरे। ये तो है, ये दिक्कत है। लड़कियों की तरक्की रोकने का ये भी तरीका है। एक्चुअली अगर मैंने वहाँ पे किसी कंप्लेन भी करूँगी तो चलो उनसे बोल के हटा दिया जाएगा, क्या फ़ायदा? आप उसे स्ट्रिक्टली क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ ना की भी दिक्कत है ना, ये साथ में सोच जब चीजेंगे, जब यहाँ के रूल्स अच्छे होंगे, यहाँ की लॉ अच्छी होंगे। यहाँ पे कोई रूल लॉ नहीं है यूपी में। मुझे लगता है जब इनकी सरकार आई है तब तक गुंडागर्दी हुई है, उससे ज्यादा कुछ। अच्छा, बहन जी की सरकार में लोग सब कहते हैं कि लॉ सरकार अच्छी है, करती है। मैं ये नहीं कहती कि वो करप्शन को भी रोकती है, ये जो लड़कियों के केस में थे उस पर भी अच्छी थी। मायावती के राज में आप कह रही लड़कियां ज्यादा सेफ फील करती हैं? ये सरकार से ज्यादा कंपैरिजन देन उनके भी सेफ रहती है। उनके में कास्ट को लेके प्रॉब्लम है मुझे, क्योंकि वो जनरल वालों को ऐसा लगता है कि जनरल वालों के पास तो बस भरा हुआ है हर चीज। पर बहन जी तो सर्वजन समाज का नारा देती हैं। उनके 2007 के चुनाव में नारा आया था कि एक तो चढ़गुंडन की हाथी पर मुहर लगाओ छाती पर, तो आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर कुछ बेटर था। दूसरा नारा आया था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। किसी भी चीज को भगवान का नाम दे दो। एक पत्थर है हमारे यहाँ तो उसको भी शंकर जी मान के पूजा जाता है। वो तो आप अपनी थिंकिंग पे है ना। उनके में अच्छा है, बस वो कास्ट को लेके बहुत ज्यादा कर देती हैं, तो मुझे वो चीज आप बच्चे को क्या कर देती हैं कास्ट को लेके? नीची कास्ट है तो नीची कास्ट को उठा देंगी। नीची कास्ट क्या होती है? मतलब ऐसी ओबीसी इन सब के लिए ज्यादा फैसिलिटीज हो जाती है और जो जनरल वाले होते हैं। उसकी एक वजह प्रज्ञा ये नहीं है कि जो दलित समाज के लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति बहुत पिछड़ी हुई है। आज भी गाँव में दलितों के मोहल्ले अलग हैं। जो सो कॉल्ड सवर्ण या ब्राह्मण हैं वो उनके घर नहीं जाते हैं, रोटी बेटी का संबंध नहीं है, कुछ नहीं है उनको। वो जमीन पे बैठते हैं, वो खाट पे बैठते हैं। आपको नहीं लगता कि दलितों के लिए इस तरीके की चीजें तब तक की जानी चाहिए जब तक वो हमारे बिल्कुल सवर्णों के बराबर की स्थिति पे ना? आप इस चीज को एजुकेशन करियर पे तो नहीं इफेक्ट डाल सकते ना, क्योंकि कहते हैं ना बच्चे देश का भविष्य होते हैं। अगर हम बच्चों को एडमिशन लेते वक्त, जॉब देते वक्त ऐसा करेंगे तो फिर कहाँ से कौन सा भविष्य? जरूरी नहीं है कि हर जर्नल वाला
टैलेंटेड हो और जो अदर कास्ट है वो टैलेंटेड ना हो। अदर कास्ट भी टैलेंट हो सकता है, जनरल वाला भी कुछ नहीं मतलब नहीं भी टैलेंट हो सकता है, लेकिन इसका मतलब आप उसके कास्ट के बेसिस पे तो जॉब नहीं दे सकते ना। नहीं, चूंकि जो रिजर्वेशन देने वालों का तर्क है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और सबका, उनका ये है कि चूंकि इस देश में सदियों तक जाति के आधार पर उत्पीड़न हुआ है, इसलिए जब तक, तो उसका तरीका क्या, आप बताइए। इसका सिर्फ एक तरीका किया, ज्यादातर ये सब गाँवों में होता तो वहाँ पे एजुकेशन ही हम बेटर करके कुछ। शहरों में भी जाति व्यवस्था बहुत है, लेकिन यहाँ पे उतना नहीं होता जितना एक आप विलेज में होता है। जब तक आप यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग के फ्रेंड्स है, हर तरह के फ्रेंड्स है, हर कास्ट के फ्रेंड्स है, हम लोग नहीं करते, हम लोग साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं, सब कुछ करते हैं। शहर में है किस तरह का टाउन्स पे है कि मतलब कि दे आर नॉट, वो ऐसे कहते कि हाँ वो एससी है, नीचे ही जाते, तो उनके घर में हम क्यों पानी पिए। इनफैक्ट ये बोलते हैं कि वो एससी है तो उनके घर में क्यों पानी पिए। हाँ, ये होता है, ये फैक्ट है कि यहाँ हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक इंसान अपनी खुद की सोच को नहीं बदलेगा तो कैसे हम लोग इसको करें। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपनी सोच को कितनी बदले। कि यहाँ पे जो भी है, इंसान पैदा होने से पहले ये उसको ये नहीं पता था कि वो कौन सी रिलीजन या कौन सी कास्ट में है, वो तो हम बाद में पता। देखिए प्रज्ञा, ये सलोनी कह रही हैं कि मतलब ये तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि वो एससी हैं, तो क्या एससी के घर का पानी में H2O नहीं होता है, कुछ और मिला होता है? वो तो है, ये तो मैं फैक्ट है कि ऐसा क्यों माना जा रहा है, इसको क्यों नहीं चेंजेस आ रहे हैं। कैसे आपके हिसाब से, जैसे इन्होंने एक तरीका बताया, आपके हिसाब से ये कैसे बदल सकते हैं, जाति कैसे जा सकती है? लोग अपनी सोच बदलेंगे तभी तो हम कुछ बदल सकेंगे। हमने तो अपने ओर से, अगर हम अपने कहते हैं कि हम लोग का मानना है, हमारे स्कूल्स में सिखाया गया है, अगर आपको चेंजेस लाना है तो आप पहले अपने अंदर चेंजेस लाओ, फिर अपने होम से स्टार्ट करो, फिर उसके बाद अपनी स्कूलिंग। चलिए आप लोगों से बात करते हैं ना, एक आप लोग सवाल दिलचस्प हैं, जवाब। एक बहुत बड़े विचारक हुए हैं इस देश के, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उनके नाम पे पार्क भी है। लोहिया जी ने ये कहा था कि जाति व्यवस्था दूर करने का एक तरीका ये है कि समाज के सभी तबकों के बीच रोटी और बेटी का संबंध कायम हो जाए। रोटी का संबंध थोड़ा थोड़ा कायम हो गया है कि साहब हमारे घर में ब्याह है, सब हमारे दोस्त आ रहे हैं, किसी भी बिरादरी के हों, और बुफे सिस्टम में खा रहे हैं। गाँव की पंगत में अभी भी नहीं हुआ है ना। तो अगर ऐसा हो जाए कि आपको, जैसे मान लीजिए आप एक लड़की हैं, ठीक है, आपको किसी लड़के से शादी करनी है, तो ये तो हो कि लड़का अच्छा हो, आप भी वेल सेटल्ड हो, वो भी हो, लेकिन उसकी जाति अहम नहीं होनी चाहिए, लड़का अच्छा होना चाहिए। लेकिन जैसे शादी ब्याह का मामला आता है प्रज्ञा, वो जाति आ जाती, कुंडली मिली की आ जाती, अपनी कास्ट के अलावा हम दूसरी कास्ट में कर नहीं सकते। ये अभी तक सोच नहीं बदली गई है यहाँ पर, ये मैं इससे मानने करती हूँ। क्योंकि अभी भी अगर कोई शादी, अगर कोई लड़की दूसरी कास्ट में शादी कर लेगी, लड़कों पे उंगली नहीं उठेगी, लड़की गलत है, हर मामले पे लड़की गलत है। क्यों ऐसा हो रहा है, मैं ये जानना चाहती हूँ। रात में निकल रहे हैं तो लड़की क्यों निकल रही है रात में, उससे कोई तरीका है? तुम 10 बजे घर आओ, अरे हम जॉब कर रहे हैं, हमें भी फ्रीडम चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अगर पैदा हुए हैं तो सिर्फ शादी करके बच्चे घर संभालने के लिए, हमें भी फ्रीडम चाहिए, अपनी एक आइडेंटिटी चाहिए। मैं खुद पढ़ रही हूँ तो मैं अगर आज नर्सिंग कर रही हूँ तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी एक आइडेंटिटी बनाऊँ, उसी फील्ड में रह करके सोशल वर्क करूँ। लेकिन लोग, अरे यार तुम नर्सिंग कर रही हो, अभी मैं किसी को बोलूँ ऐसे ही, मतलब फ्रेंडली, अगर मैं फ्रेंड्स हूँ या मेरी फैमिली में उसमें बोलती हूँ तो ठीक है, गुड। लेकिन अगर मैं अभी किसी और से बोलूँ तो यार तुम नर्सिंग कर रही हो, ये रिएक्शन होता है लोगों का। तो नर्सिंग में क्या बुराई है, तो अच्छा प्रोफेशन है मेरे ख्याल से। अच्छा प्रोफेशन है, लेकिन कुछ लोग इसको बहुत ही गंदे वे में ले जाते हैं ना, बहुत खराब वे में लेके जाते हैं। नर्सिंग में क्या गलत हो सकता है, आप तो मरीजों को हेल्प कर रही है ना। मुझसे बोला जाता है कि तुम मॉर्निंग शिफ्ट करवाना, इवनिंग शिफ्ट करवाना, नाइट शिफ्ट मत करवाना, मुझसे ये बोलते हैं। तो नाइट में मरीजों को केयर की जरूरत नहीं होती है? वो तो कहते नहीं, नाइट में अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं होता है, मुझसे ये बोला जाता है। और जब रात में वही मरीजों को लेके जाते हैं तो भड़बड़ा के खोजते हैं, डॉक्टर कहाँ है, नर्स कहाँ है, इंजेक्शन लगाते हैं। लोग बोलते, लोगों की थिंकिंग है ना, क्या कहा जा सकता है इसमें। हर चीज में लड़की को आप ब्लेम नहीं कर सकते। जब तक यहाँ की सोच नहीं बदलेगी तब तक यहाँ पे कैसे बदलेगी? ये देखिए, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सलोनी कि ये चीज बार बार लगातार कही जाती है पब्लिक मीडिया में, सोच बदले, समाज बदले, पर कैसे बदले? बदल तो रहा नहीं, बार बार कहा जा रहा है, कैसे बदले, क्या तरीका क्या है? तरीका यही है कि जब तक हमारे कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, हाँ ये है कि जो चेंजेस आएंगे वो सरकार ही लाती है। सरकार, देखिए सरकार एक जरिया हो सकती है, सिर्फ कास्ट को लेकर के लड़ती रहती है और लड़वाती रहती है, चाहे कोई भी सरकार हो। सारे पॉलिटिशियन सिर्फ उनका एक इशू होता है कि कास्ट ले लो, इनको लड़वा दो, कास्ट में लेकर लड़ के हो जाएंगे। ये आप भी जानते हैं। आप लोग तो नहीं लड़ते हैं आपस में? नहीं बिल्कुल, हमारे में बहुत प्यार है। पक्की सहेली। हम लोग को कास्ट से कोई मतलब नहीं है, हमारे हिंदू में भी फ्रेंड्स है, मुस्लिम्स में भी फ्रेंड्स है। वेरी गुड, ऐसे हो चाहिए। देखो नौजवान ये कास्ट पास के चक्कर में क्यों पड़ना है यार, जो हमारा। और फैसली है, अब हमारे जो जितने भी हम लोग के यंग एल्डर्स हैं, उनकी जो भी थिंकिंग है मुझे नहीं मैटर,
उनकी जगह वो लोग ठीक होंगे, पर मैं मेरी मानना है कि मैं अपनी जगह ठीक हूँ। अगर आप अपनी जगह ठीक हो तो अगला बंदा आपके बारे में जो सोचे, इट्स नॉट मैटर्स एनीथिंग। कल को आप जब कामयाब हो जाओगे ना, तो वही लोग आपको आपके लिए तालियां बजाएंगे। ये वेरी गुड। और मुझे पूरा भरोसा है सलोनी, प्रज्ञा, आप लोग बहुत कामयाब होंगी और तुम बिल्कुल मत घबराना, तुम बहुत कमाल का काम कर रही हो। हमारे यंगस्टर्स में भी आप हमारे एज के बंदों को ले लो ना, अगर वो एक अच्छे कॉन्वेंट स्कूल से भी पढ़ेंगे, हाई सोसाइटी से भी होंगे ना। नहीं, एक सेकंड से तुमने कहा अच्छे कॉन्वेंट स्कूल से, मतलब मैं कॉन्वेंट से नहीं पढ़ा हूँ तो मेरा स्कूल बुरा हो गया? ऐसा नहीं है, मतलब एक मैं भी पढ़ी हूँ, प्राइमरी की पढ़ी हूँ, कोई वो नहीं है। बट मैं एक चीज बता रही हूँ कि आप जितने हाई फाई स्कूल से पढ़े हो ना, तो भी लोगों की मेंटालिटी हमारे एज। ये कोई जरूरी नहीं है कि बहुत आप हाई फाई से पढ़े तो आपकी सोच बड़ी अच्छी है। गांधी जी प्राइमरी में पढ़े थे, कितनी कमाल। एक बात कह रही हूँ कि अगर वो पढ़े भी हैं, वो कोएड भी पढ़े ना, तो भी उनके में लड़कियों के लिए गलत मेंटालिटी रहती है। अगर वो किसी बंदे के साथ जा रही है तो भी गलत। अच्छा, तो आपको क्या ऐसा लगता है क्या कि जो कोएड में पढ़े हैं उनकी तक बोलते हैं ना ये वर्ड्स, वो उस एटमॉस्फेयर में भी रह के बोलते हैं। जबकि आप ये उम्मीद करती हैं कि वो कोएड में पढ़े हैं तो वो लड़कियों की अपने आसपास उपस्थिति को लेकर ज्यादा सहज होंगे। हाँ। चलिए, एनीवेज बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश, जिसका मैं भी मूल निवासी हूं, उसकी आबो हवा, मेरे घर की सब बहन बेटियां आप बिल्कुल मेरी बहन जैसी हैं, उन्हीं की उम्र की हैं, आप लोग ज्यादा सुरक्षित फील करें और खूब मेहनत से पढ़ाई करें और करियर में मकाम हासिल करें। अच्छी गवर्नमेंट आप लोग चुनेंगे। हम लोग तो चुनते हैं, लेकिन बाकी का पता नहीं। कोई बात नहीं, बदलेगी चीजें, भरोसा रखिए। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर रहे हैं। सलोनी और प्रज्ञा की कहानी से मुझे 2-3 चीजें समझ में आई। ठीक है, सरकार की दिक्कत है, सरकार पे बार बार इल्जाम लगते हैं, सरकार की जिम्मेदारी भी है, लेकिन समाज के तौर पर हमें भी सोचना होगा, क्योंकि उसके प्रज्ञा के अस्पताल के बाहर जो 4 लोग छीटाकशी कर रहे हैं कि नर्स हैं तो डॉक्टर इनका सब इंतजाम देखते होंगे, तो ये कहाँ सरकार घुसेगी? सरकार का बचाव नहीं है, पुलिस को तो आना चाहिए 10-90 पे कॉल करें। आप लोग बात करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों, आप लोगों को कैमरे से दिक्कत है या सवालों से दिक्कत है? हम लोग तो सुन के आए थे कि लखनऊ की लड़कियां बहुत तेज तर्रार होती हैं। जहाँ दिखाना हो वहाँ दिखाएंगे, हर जगह जहाँ दिखाना हो वहाँ दिखाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, मैं ज्यादा सवाल नहीं पूछूंगा, है ना? हम लोग का बहुत ही यंग प्लेटफॉर्म है और फेसबुक पे ही हम लोग लाइव दिखा रहे हैं। ऐसा क्यों कहा जाता? अभी मैंने वहां भी जो लड़कियां बैठी थी 2, उनसे पूछा कि गर्ल्स टेक लेस इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, व्हाई दिस मिसकंसेप्शन? आप खुद ही बोल रहे हो कि मिसकंसेप्शन। हाँ, क्योंकि मैं पर्सनली मानता हूँ कि लड़कियों को समझ भी होती है और वो इंटरेस्ट भी लेती है। लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, लेने वाले लेते हैं। ऐसे प्रियंका गांधी हो गई, सोनिया गांधी हो गई, इंदिरा गांधी, डिम्पल यादव हो गई, सभी तो इन्होंने लेडीज ही है, सारे इंटरेस्ट ले रही हैं। तो यूपी में कोई विमेन पॉलिटिशियन जैसे मायावती हैं या आपने प्रियंका गांधी का जिक्र किया? नहीं, ऐसे तो मतलब जिनसे मैं इंस्पायर हूँ। और आप किसी विमेन पॉलिटिशियन से इंस्पायर्ड हैं? कोई आपको अच्छी लगती है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी अच्छी लगती है। मुझे हो सकता है मेरा ख्याल गलत हो, पर मेरे ख्याल से इंदिरा जी की 84 में हत्या हुई, आप लोग सब उसके बाद पैदा हुए होंगे। उनके स्टोरीज पढ़े हैं। आयरन लेडी उनको किसलिए कहा जाता है, क्या क्या उन्होंने किया? क्यों कहा जाता है आयरन लेडी? ऑफ कोर्स क्योंकि जब वॉर हुई थी 1971, तो फिर उन्होंने जो कई सारे उन्होंने लिए थे, तुरंत जो बोला जाता है कि एज अ आयरन मैन, जो बोलते हैं ना कि मतलब तुरंत डिसीजंस लेने वाले, वो उन्होंने काम किए थे, जो शायद कोई भी मेल लीडर लेने में 10 बार सोचेगा। फॉर एग्जाम्पल मनमोहन सिंह। अच्छा, मनमोहन सिंह को आप पसंद नहीं करते हैं? पसंद करते हैं एज अ, जैसे वो जब गवर्नर, एज अ गवर्नर मैं उनको पसंद करती हूँ। एज अ वो इकोनॉमिक्स, उनकी इकोनॉमिक्स वाली फील्ड देखी जाए उनमें पसंद करते हैं, लेकिन एज अ प्राइम मिनिस्टर नॉट एट ऑल। अच्छा, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कोई अच्छा नेता लगता है आप लोगों को? अखिलेश यादव, इंडिविजुअली अखिलेश यादव। बाकी उनकी पार्टी में पार्टी मतलब नहीं है, बाकी इंडिविजुअली वो अच्छे हैं, उन्होंने किया है। पर्सनली हम लोग मिले नहीं है, पर उनके काम को देख करके लगता है कि लखनऊ में एटलीस्ट उन्होंने, जो राजधानी है, कैपिटल है, तो यहाँ पे वो करते हैं। बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट है जैसे कि फैजाबाद हो गया, ये सब गोंडा हो गया, वाराणसी। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं प्रॉपर हूँ लखनऊ की, पर मेरा होम टाउन एक फैजाबाद में भी है, तो वहाँ पे भी। अच्छा, आपने फैजाबाद का जिक्र किया तो मुझे तो फैजाबाद में भी डेवलपमेंट हुआ है? नहीं, वहाँ कुछ नहीं। आप कहाँ की हैं? मैं सीतापुर की हूँ। सीतापुर की। तो ये बताइए, सीतापुर में विकास हुआ है कि लखनऊ में हुआ है, कहाँ हुआ है? क्या करती क्या है आप, ये बताइए। मैं एथलीट हूँ। आप एथलीट हैं? अरे वाह, क्या बात है। तो क्या यहाँ केडी सिंह बाबू, कौन सा स्टेडियम, कहाँ जाते हैं? केडी बाबू में जाते हैं। क्या आप स्प्रिंटर हैं? क्या एथलेटिक्स में क्या करते हैं?
शॉर्ट पुट थ्रोअर हूँ। शॉर्ट पुट थ्रोअर है, वेरी गुड। तो यूपी में स्पोर्ट्स को लेके कुछ अच्छा काम हुआ है सरकार के लेवल पे? अभी तो देख के तो लगता है तो सब कुछ भी नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, क्योंकि सब पुराना ही है। आप लोग भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं? ये आपकी दोस्त हैं, आप यहाँ अड्डेबाजी करने आए, चाय पीने और वाईफाई चलाने आए। यहाँ वाईफाई फ्री है? तो क्या यहाँ बहुत सारे लोग इसलिए आते हैं कि वाईफाई फ्री है? नहीं, यहाँ की चाय फेमस है, लखनऊ फेमस। बस वही द ओनली रीजन। वो तो यहाँ आने के वाईफाई किसके, अखिलेश की तरफ से है? सिक्का आई डोंट नो, लेकिन सिक्का की फ्री है और बढ़िया स्पीड होती है। ठीक है, हम लोग स्पोर्ट्स पे बात कर रहे थे। क्या आपको लगता है सरकार को क्या करना चाहिए? क्योंकि हम लोग बड़ा हाय तौबा मचाते हैं, ओलंपिक में 1 मेडल मिला, आधा मेडल मिला, ब्रॉन्ज मिला, गोल्ड नहीं। हो जाती है ना कि इतना हम लोग को अच्छा डाइट नहीं हो पा रहा है, तो इसकी वजह से आगे नहीं बढ़ना दिया जा रहा है। आप लोगों को डाइट अच्छी नहीं मिलती? मतलब डाइट भी, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि हम मेडल मिल जाएगा, ये तो हम लोग को भी आगे बढ़ाने के लिए उन लोग को भी कुछ करना चाहिए। अब ऐसे तो हम लोग नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनको अच्छा डाइट नहीं मिलता है, तो वो कैसे मेडल लाएंगे? खेलते तो हैं, लेकिन अगर अच्छा प्रॉपर उनको डाइट नहीं मिल रहा है तो वो कैसे क्या कर पाएंगे? डाइट तो मुझे लगा कि आपका नाम क्या है? वैशाली। डाइट तो मुझे लगा बड़ी बेसिक चीज होगी, डाइट पे तो बहुत ध्यान दिया जाता होगा। नहीं ऐसा नहीं है। हाल फिलहाल में केस नहीं सुना था ओलंपिक्स वाला? तो लड़की बीच में बेचारी बेहोश हो गई थी, क्योंकि उसको फेंट हो गई थी क्योंकि उसे पानी नहीं मिला था। सुना नहीं था? न्यूज में तो इतना आया था। हम लोग तो सब न्यूज सुनते हैं, लेकिन हम लोग आपकी सुनने आए हैं, तो अगर मैं पहले से ही कह दूंगा तो हमें यह भी तो पता चले कि आप लोगों तक कौन सी खबर पहुंची। वैशाली, कोई भी चीयर करने वाला नहीं था, सारे देश से लोग थे, लेकिन इंडिया को कोई चीयर करने वाला नहीं था। आधे से आधे तो मोराल उसी से डाउन हो जाता है इंसान का। आप बताइए, तो डाइट के अलावा और क्या दिखते हैं? कोच कैसे हैं यहाँ पे? कोच अच्छे हैं, इक्विपमेंट्स नहीं है, मतलब इतना अच्छा। आपको कैसे पता? मैं जाती हूँ स्टेडियम। क्या करना चाहिए? देखिए, लड़कियां जो थोड़ी बहुत इज्जत बची ओलंपिक में, वो लड़कियां ही लेके आई हैं ना। साक्षी लेके आई, उसके पहले कर्णम मल्लेश्वरी लेके आई थी, और पीवी सिंधु लेके आई है ना पिछली बार। बैडमिंटन में पिछली बार भी मिला था। क्या करना क्या चाहिए? साइना नेहवाल को मिला था। क्या स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए? और मुझे थोड़ा खुशी भी है कि आप लड़की हैं, और लड़कियों को लेके बहुत सारी परसेप्शन होते हैं। वहाँ बात कर रहे थे, एक लड़की बोली कि मैं नर्स हूँ, और इस तरीके के लड़के छीटाकशी करते हैं। अच्छा, ये नर्स हैं, डॉक्टर इनका ख्याल रखो। तो बहुत ही घटिया मानसिकता है। लड़कियां आगे बढ़ रही तो तुरंत उनको पीछे घसीट लो, उनको एक सेक्स ऑब्जेक्ट बस बना के रख दो। तो आपके हिसाब से आपको मुश्किलें आई? अच्छा ये बताइए, वैशाली की कहानी जानना चाहता हूँ मैं। स्टार्टिंग नहीं, आप जैसे स्पोर्ट्स में आई तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? सब अच्छा था, मेरी तरफ से तो घर वालों का अच्छा ही था, लेकिन इतना ध्यान नहीं देते हैं। जैसे लड़कियां कहती ना कि वो कहते ना पढ़ो, पढ़ाई में ज्यादा वो है, खेल कूद तो साइड वाला है, होता रहता है। खेलोगे कूदोगे तो नहीं बनोगे ना? है खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। आपने ये कब डिसाइड किया वैशाली कि आपको स्पोर्ट्स करना है? ये तो मतलब मैं बहुत छोटी थी तब से था, लेकिन इतना फिर फैमिली का वो नहीं मिला, मुझे सपोर्ट नहीं मिला। उस टाइम ये कहा जाता था कि अभी लड़की को पढ़ाओ, और लड़की है पढ़ लिख लेगी तो अच्छी जगह शादी हो जाएगी। ये बवाल रहता है ना, तो बवाल रहता है शादी का। शादी का बवाल रहता है, तो बस वही। लेकिन तो आप कैसे मनाया आपने पापा को कि नहीं मुझे स्पोर्ट्स में ही जाना है? नहीं, उन्होंने खुद देखा मेरे अंदर कि हाँ, और मैं मेडल जीत के डिस्ट्रिक्ट में मेडल है मेरा शॉर्ट पुट में, तो उन्होंने बोला कि हाँ अच्छा खेलता है तो आगे बढ़ाते हैं, हम भी देख लेते हैं। और पढ़ाई भी साइड में चल रही है मेरी, बीकॉम सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ मैं कॉमर्स से, और खेल भी चल रहा है। एक खेल लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में चल रहा है, सियासत का खेल। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा विधायक, ये सारी चीजें। आपके हिसाब से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो मुद्दे उठा रही हैं, कोई ऐसा मुद्दा है जो आप लोगों को अपीलिंग लगा हो किसी भी पार्टी का? नहीं, नॉट एट ऑल। अरे आप लोग अखिलेश की तारीफ ना अखिलेश की ना, बट नॉट दैट तारीफ करें सिर्फ अखिलेश ने काम अच्छा किया, मतलब कि ये थोड़ी ना कि अखिलेश ने काम अच्छा किया तो फिर अखिलेश को सीएम उन्होंने काफी कुछ काम किया, यहाँ पे काफी डेवलपमेंट्स किए हैं, पर अगर उनकी पार्टी का एजेंडा देखा जाए तो आई थिंक गुंडागर्दी सपा में सरकार में सबसे ज्यादा होती है, और सबका लगता है। और क्या लगेगा नहीं अब। आई थिंक बीजेपी बेस्ट है, उसका एजेंडा भी ठीक है, लगता है कि हाँ आएंगे तो कुछ सुधरेंगे। बाकी ना बीएसपी से मतलब है ना एसपी, कुछ भी नहीं, बट हाँ बीजेपी में है पोटेंशियल कि वो कुछ कर सकते हैं।
कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस की कोई बात क्यों नहीं? आप तो अभी इंदिरा गांधी का जिक्र कर नहीं नहीं, इंदिरा गांधी तो वो कांग्रेस, हम लोग उनको इसलिए नहीं पसंद करते कि वो 1984 की ना, आपने बताया कि वो 1984 में बनी थी। उनकी 1984 में उनकी हत्या हुई थी। उस टाइम कांग्रेस अलग थी, अभी कांग्रेस अलग है। क्या फर्क आया है? बहुत सारे फर्क आए हैं, अब सामने सामने दिख ही रहा है क्या फर्क है। नहीं, फिर पॉलिटिक्स को कभी भी फैमिली से अटैच रिलेट नहीं करना चाहिए कि हाँ मैं सीएम बन गई तो कल को मेरा जो भी नेक्स्ट प्रोजेनी होगा वो भी सीएम बनेगा या उसको मैं इसी में लाऊंगी। मतलब ये परिवारवाद एग्जैक्टली जो होती है वो नहीं समझ में आती है। और बाकी एसपी हो गई, कांग्रेस हो गई, इसमें परिवारवाद चलता है। बीएसपी का ऐसा मुझे कुछ खास नहीं लगता, वो तो आई थिंक कास्ट बेस्ड है वो सारे पॉलिटिक्स। कास्ट बेस्ड तो क्या नाम क्या है आपका? निहार का। कास्ट बेस्ड तो मतलब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो कास्ट कॉम्बिनेशन सारी पार्टियां नहीं करती हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि नहीं, वो क्योंकि वो हर बार रिजर्वेशन होता है ना कि हाँ इस बार जनरल को मिलेगा, इस बार ओबीसी को में का एक कैंडिडेट इतने जरूर होने चाहिए, हर चीज का परसेंटेज होता है। वो पंचायत चुनाव में होता है, विधानसभा में नहीं होता। नहीं, फिर भी जब कैंडिडेट जब खड़ा करते हैं तो वो भी ये सोच के चलते हैं कि हाँ जनरल के इतने लोगों को टिकट देना है, ओबीसी के इतने लोगों को टिकट देना है, एससी के, क्योंकि उनको सबको लेके चलना है ना, वो किसी पर्टिकुलर एक कास्ट को लेके नहीं चल सकते। बाकी बीएसपी में तो मुझे लगता है कि वहाँ पे सबसे ज्यादा अगर कास्ट को देखा जाए तो कास्ट को लेकर के बहुत ज्यादा उसमें पॉलिटिक्स होती है। अच्छा, 2 क्विक सवाल, ठीक है, देन विल मूव टू अनदर बंच। लड़कियां होने के चलते आप लोगों को सोसाइटी में किस तरह की दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं? कोई मोलेस्टेशन, इफ टीजिंग एंड ऑफ कोर्स कि मैं अगर कोई किसी ने कुछ गलत बोला, मैं अगर उसको पलट करके जवाब दे रही हूँ या मैं उसको लड़ रही हूँ तो तुमको इतना तेज नहीं बोलना चाहिए क्योंकि तुम लड़की हो इसलिए तुमको। ऐसा घरों में बोला जाता है? नहीं, घर में नहीं, बाहर वाले भी बोलते हैं। मतलब वो छेड़े, आप प्रतिवाद कर रहे हैं तो भी ये कहा जाए कि आप तेज ना बोले। नहीं, वो कहते हैं ना कि अगर लड़का छेड़ रहा है और उसको लोगों का यही है कि भाई छेड़ रहा है तो आपने ऐसे पहने हुआ है, ऐसा किया हुआ है, इसलिए छेड़ा। लड़की नहीं बोल सकती कुछ भी आपके बारे में क्योंकि वो लड़की है। बड़ी नहीं बनती है तब तक बोला जाता है इग्नोर करो। जब बहुत चीज बड़ी बन जाती है तब उसको कंसर्न में लिया जाता है, तब तक बोला जाता है इग्नोर करो, तभी भी इग्नोर किया जाता है। तभी कंसर्न में नहीं लिया जाता। जब तक किसी के ऊपर एसिड ना फेंक दिया जाए, तब तक किसी के साथ कुछ हो ना जाए, तब तक कंसर्न में नहीं लिया जाता, उसके बाद ऑफ कोर्स लिया जाता है। इंडिया में सिर्फ लड़कियों को सिर्फ वेट ही करना है, वेटिंग लिस्ट में लगे रहो, सब वेटिंग लिस्ट है। मतलब वेटिंग लिस्ट मतलब कि जैसे कि आपके साथ कुछ भी हो जाता है, ठीक है, जब हो कुछ भी जैसे कि हो गया, लड़कियों के साथ छेड़ दिया कुछ भी, आजकल लड़कियों के कमेंट्स उस पे होते हैं कि लड़की ने कपड़े नहीं सही, लड़कों के लिए कुछ भी नहीं। तो ये रहता है ना कि थोड़ा सा इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है कि हम इंडिया में हैं, यहाँ हम लोग को जितनी फ्रीडम हम लड़कियों को मिलती है उतनी पूरी यूरोपियन कंट्री में कहीं पर भी नहीं है इस चीज़ के लिए। तो क्योंकि यहाँ की निहारिका आप कह रही हैं कि नहीं है, लेकिन जो हमारे यूरोप में दोस्त हैं वो बताते हैं कि यूरोप में इस आधार पर ऐसे भेद नहीं होता कि लड़की हो तो तुम जोर से नहीं बोल सकती हो। आप कह रहे हैं ठीक है, वो बोलने चालने वाला सिस्टम, लेकिन वहाँ जिस तरह का उनका फिजिकली हरासमेंट होता है, सेक्सुअली हरासमेंट होता है, उस रेशियो में यहाँ नहीं होता। लोग लड़कियों के अंडर काम नहीं करना चाहते। इसका एग्जाम्पल है अभी वहाँ के यूएसए के क्या इलेक्शंस। हिलेरी को किसलिए नहीं बनने दिया गया? जस्ट बिकॉज कि वो एक लेडी थी, उसके अंडर में पूरा यूएसए काम नहीं कर सकता, बिकॉज यूएसए इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो किसी गर्ल के अंदर, वुमेन के अंदर काम नहीं करेगा। दैट्स व्हाई दैट क्या बोला जाए, दैट ट्रम्प उनको बना दिया गया। गाली देने वाली थी क्या? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, लेकिन वो डिजर्व करते हैं। याद आता है क्योंकि नाम उसी का याद रखते हैं जो सच में स्पेशल होता है। लाइक बराक ओबामा, उनका नाम इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हमें नहीं पता उन्होंने वहाँ पे नेशनल लेवल पे क्या किया, पर इंटरनेशनल लेवल पे जो उनकी छवि है वो अच्छी है। जी, आपके हिसाब से बताइए, आप तो एथलीट हैं, शॉट पुट, हाँ? क्या बताऊं, मुझे सब कुछ कैसे लड़कियां कैसे आगे बढ़ सकती हैं इन सारी मुश्किलों चुनौतियों के बावजूद? नहीं, मेरा तो सिंपल सा है कि फैमिली भी सपोर्ट करे और थोड़ा सा मेनली अगर फैमिली सपोर्ट करती ना तो बाहर वाला कुछ भी कहता है इतना वो नहीं पड़ता है। नहीं कहते कि अगर बाहर वाला फैमिली से जाके कुछ कह रहा है तो फैमिली भी फिर बिल्कुल फिर उसी पे लड़की पे हो गई, अरे तुमको शांत रहना चाहिए था, लड़की हो थोड़ा सा वो करो। लेकिन अगर फैमिली सपोर्ट कर रही है तो लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मेन तो हम लोग की फैमिली ही है, क्योंकि बाहर ये तो दुनिया है, इसका तो काम है बोलना। ये आप इनकी तरफ देख के बोल रहे हैं, ये लोग कुछ बोल रहे थे क्या अभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये
लखनऊ की बेटियां हैं, इनकी सलाह पर गौर करिए। जब ये बेटियां घर आकर आपको बताएं कि कोई इनके साथ बेअदबी से पेश आया या कोई शिकायत बताएं, तो इनको अपनी आवाज़ नीचे करने के बजाय आप इनकी बात सुने। और जैसा कि वैशाली ने कहा, वैशाली नाम है ना, मैं नाम बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ, मेरे व्यूअर्स बोलते हैं आप नाम बहुत भूलते हैं। जैसा कि वैशाली ने कहा कि अगर घर से दम रहेगा तो बाहर वालों का सामना करने का हौसला रहेगा। जी सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आमिर चौधरी है और पहले मैं बता दूं सौरभ द्विवेदी जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं गाजियाबाद से आया हूँ। मैं आपको यूट्यूब पे हमेशा देखता हूँ, यूट्यूब पे हमेशा देखता हूँ मैं आपको। अरे वाह, ये तो बड़ा मैं फैन मोमेंट मैं फील कर रहा हूँ, कोई मिल गया मुझे। और सर मुझे हमारे चैनल को आपके साथ सेल्फी भी लेनी है। सेल्फी भी लेनी है? अच्छा, आप पहले एक सवाल का जवाब दिए, सेल्फी बाद में लेंगे। तो क्या करते हैं आप गाजियाबाद में? सर गाजियाबाद में का रहने वाला हूँ, मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ। दिल्ली में जॉब करते हैं। वोट कहाँ का बना है? सर वोट मेरा गाजियाबाद के बना हुआ है सर। वोट डाला? जी वोट डाला है मैंने। पक्का डाला है। वेरी गुड। यूपी के बारे में इतने भरम क्यों है लोगों को कि यार यूपी वाले बदमाश होते हैं, यूपी में सड़कें ठीक नहीं, गुंडई है, ये क्यों है? बिजली नहीं आती? जी सर बेसिकली बिजली तो आती है, लेकिन मेन जो इम्प्रूवमेंट है गुंडागर्दी बदमाशी, मैं ये कहना चाहूँगा लिटरेसी का डिफरेंस है। जैसे ये लड़कियां बैठी हैं, वैशाली निहार ये बोल रही थी कि लड़के छेड़खानी करते हैं, वहाँ कुछ 2 लड़कियां बैठी हैं, सलोनी प्रज्ञा, वो भी यही कह रही थी। सर सबसे बड़ा मेन क्यों करते हैं लड़के ऐसा भाई? लड़कों का तो पता नहीं, बेसिकली मैं तो करता नहीं, लेकिन सबसे बड़ा मेन रीजन सर ये है, कोई भी गवर्नमेंट आ रही है, काम बेसिकली जैसे अखिलेश जी हैं, सड़क रोड का काम क्या है, लाइट का काम क्या है, लेकिन जो मेन फोकस बेरोजगारी का और लिटरेसी का, अगर पीपल कोई भी हो, जनरेशन लिटरेट होगी तो बेसिकली ये गुंडागर्दी ये तो खत्म होंगी। तो अगर फोकस लिटरेसी पे और प्लस बेरोजगारी पे, क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ, मुझे बड़ी हार्ड वर्किंग से जॉब मिली है, और जैसे ये नोटबंदी हुई थी इसमें बहुत लोगों की जॉब छूटी, तो मेन जो है मेरा तो किसी भी पार्टी कोई भी मैं पॉलिटिकल जी शिक्षा की तरफ थोड़ा सा रुझान होना चाहिए जी, उसी से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा। और रही बात बेसिकली कि आपने कहा लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है, मैंने नहीं कहा, ये मेरे सूबे की बहनें हर फेसबुक लाइव में कहती हैं। आज तक एक लड़की नहीं मिली जो कह रही है कि मैं लॉ एंड ऑर्डर से मुझे कोई दिक्कत नहीं, आई फील सेफ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लड़कियां कह रही हैं। आप कभी भी गौर से सुनिए, आपकी सहेली हो, गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, घर में बहनें हो, उनसे पूछिए, वो बताएंगे आपको। मैं उनके लिए बतला रहा हूँ, जो हमारे अखिलेश जी मुख्यमंत्री जी ने 1090 जो दिया है वो स्पेशली इसी के लिए दिया है, कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए। तो जो चीज़ें हैं अगर हमें उन चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहिए तो पहली बात अब उस पर कॉल करो तो मैं जहाँ तक मानता हूँ रिपोर्ट दर्ज भी होगी, और कानूनी व्यवस्था में बहुत अच्छी पकड़ा भी जो करी है। आप लोगों को कभी 1090 यूज करने की जरूरत पड़ी है? कैसा है, क्या फीडबैक है? वो क्विक एक्शन लेते हैं। आप सही कह रहे हैं, देखिए है ना, मैंने इसीलिए तुरंत टेस्ट कर लिया। मैंने यूज एक बार मुझे जरूरत पड़ी थी 1090 की, और उन्होंने तुरंत उसका निस्तारण किया था। तो 1090 और क्या अच्छी चीजें हैं उत्तर प्रदेश की? उत्तर प्रदेश में पिछले जो मैंने 5 साल के अंदर जो इम्प्रूवमेंट देखा है, हालांकि अब से पहले आजादी के बाद वो इम्प्रूवमेंट उत्तर प्रदेश में नहीं था, लेकिन 5 साल में इतनी चीजें अखिलेश भैया ने बदली हैं। और अखिलेश भैया आप सपा से जुड़े हैं क्या? जी नहीं जुड़े नहीं, लगा नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी, अरे किसी से भी जुड़ना बुरा नहीं है। आपने इतने प्यार से कहा कि बिल्कुल ये अवधि स्टाइल भी है बात का। हाँ जी, नहीं अखिलेश भैया इसलिए है कि जो जहाँ तक भी हमने उत्तर प्रदेश को देखा अभी 5 सालों के अंदर निखरते हुए, तो वो इन्हीं 5 सालों के अंदर उत्तर प्रदेश। अच्छा आइए भैया, अखिलेश भैया के एक और समर्थक आ गए हैं। समाजवादी पार्टी 1992, तो ये टी शर्ट कहाँ से मिली आपको? मैं समाजवादी पार्टी में हूँ। नहीं, तो जाहिर सी बात है कि आपने सपा की टी शर्ट में। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है टी शर्ट। खुद अखिलेश जी ने दी है? खुद अखिलेश जी ने दी है। यार आप बड़े नेता हैं क्या, आपकी मुख्यमंत्री तक पहुँच कैसे है? मैं लखनऊ में 10 साल से समाजवादी पार्टी में काम कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नदीम है और मैं 10 साल से समाजवादी पार्टी के साथ। अखिलेश ने कहा किसी फंक्शन में दी या घर? फंक्शन में दी। कल के प्रोग्राम में बेसिकली इनका नाम भी लिया अखिलेश यादव जी ने, नदीम बुखारी। अच्छा, तो यार तुम्हारी तो नेतागिरी चमक गई होगी, सीएम ने मंच से नाम ले दिया। सीएम जी पहले से जानते हैं। सीएम जी पहले से जानते, कैसे जानते हैं? काम के उससे काम करता हूँ मैं। देखो मैं नदीम ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, जैसे हमारे बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, तो वो ये पॉलिटिकल मैकेनिज्म समझना चाहते हैं कि जैसे मेरा नाम सौरभ है ना, मैं किसी मुख्यमंत्री की, मतलब मैं ऐसा क्या करूं, कौन कौन से स्टेप्स चलूं कि कोई भी किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री मंच से मेरा नाम ले। तो आपने सियासत की शुरुआत कैसे की? आपके घर वाले सियासत में थे? घर वाले भी सियासत में हैं, और बेसिकली अगर आप काम करेंगे जनता के बीच। क्या काम किया आपने? लोगों की मदद करना और पार्टी का। किस तरह की मदद? मदद करना इन द सेंस कोई भी किसी भी दिक्कत में है। नहीं, मैं उदाहरण देके इसलिए पूछ रहा हूँ, जैसे आप कहें कि
ग्रेविटेशनल थ्योरी होती है कि साहब कोई भी चीज है उसको खींच रहा है, ऐसे समझ में नहीं आएगा, है ना। तो आप सेब गिराओ, फिर बताओ देखो ये सेब नीचे क्यों गिरा, तो ऐसे उदाहरण बताइए क्या काम करवाया आपने। अपने क्षेत्र की रोडें बनवाना, नालियां बनवाना। रोडें तो विधायक और पार्षद बनवाते हैं, आप क्या विधायक हैं? नहीं, समस्या लेके अगर लोग आते हैं हमारे पास कि भैया हमारे इलाके की रोड खराब है। अच्छा, मैं मान लीजिए मैं आपके पास आया कि नदीम जी मेरे इलाके की सड़क खराब है, अब नदीम क्या करेंगे? तो मैं विधायक जी को फोन करूंगा। या कौन है विधायक आपके? रेहान नईम, मोहम्मद रेहान नईम। मेरे कौन सी विधानसभा लगती है? पश्चिम लखनऊ। तो मैं विधायक जी के पास जाता हूँ, या और कोई बड़ा काम होता है तो कोई भी मंत्री के डिपार्टमेंट का काम है तो उनके पास जाके रिक्वेस्ट करता हूँ मंत्री जी से कि ये काम है इनका कि मंत्रियों तक पहुँच है। अब मैं काम कर रहा हूँ पार्टी में तो जान पहचान तो होती ही है। जान पहचान तो है, हम भी बेसिकली गाजियाबाद से इन्हीं से मिलना है, हमारे फ्रेंड हैं। तो आप यार बड़े नेता हो, दिल्ली तक छोड़ के लोग मिलने दिल्ली तक पहुंचे नदीम भाई की। नदीम भाई की दिल्ली तक तो मतलब हमारे परम मित्र हैं, और मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, ये भी पोस्ट ग्रेजुएट है, MBA हैं सारे। तो आगे चल के क्या करेंगे आप? विधायक मंत्री बनेंगे? बिल्कुल, मैं पॉलिटिक्स करूंगा। घर कैसे चलता है आप लोगों का, मतलब नेताओं का घर कैसे चलता है? अब नेताओं का घर कैसे चलता है? मैं ये नौकरी नहीं, मैं आपके मुंह सुना, मैं जैसे नौकरी करता हूँ, मैं शहर भटक रहा हूँ लोगों से, तो ये मेरा पेशा है, इससे मेरे घर का चूल्हा जलता है। अब हम लोग के पर्सनल अपने काम होते हैं। क्या काम है आपका? बिजनेस होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, हम लोगों का खुद का काम होता है। एक बात बताइए नदीम जी, जैसे मैं लखनऊ में आया तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि बहुत बिल्डर कई नए आ गए हैं, खूब उन्होंने बिल्डिंगें खड़ी की। जी। अब देखिए, अब लखनऊ एक उभरता हुआ शहर है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ जितने काम किए हैं इस वजह से बिल्डर यहाँ खिंच रहे हैं लखनऊ की तरफ, क्योंकि ये आने वाले समय का बहुत ही ज्यादा, मतलब आप इसे बिल्डर का सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़ा होना कितना जरूरी है उसके डेवलपमेंट के, डेवलपर के डेवलपमेंट के लिए। देखिए, ये मैं कोई यूपी स्पेसिफिक नहीं पूछ रहा हूँ, कहीं के लिए भी देखिए बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप बिल्डर हैं तो अगर आप पार्टी से जुड़े हुए हैं तो आपको जैसे ज़मीन लेनी है तो आपको जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री जी के पास जाना पड़ेगा कि हम यहाँ काम करना चाहते हैं। मैं बिल्डर हूँ, मुझे ज़मीन लेनी है तो मैं CM के पास क्यों जाऊँ? अगर आप बड़े बिल्डर हैं और बड़ा बिल्डर भी है तो CM डील करता है कि लोकल कॉर्पोरेशन डील करता है? नहीं, लोकल कॉर्पोरेशन बिल्कुल डील करती है, लेकिन लोकल कॉर्पोरेशन जैसे अगर आपकी बात नहीं सुन रही है और आपको यहाँ लोगों के लिए सोसाइटी बनानी है तो वो रियल एस्टेट के लिए तो यूपी में कोई सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है नहीं जिसमें आप मुख्यमंत्री को अप्रोच कर सकें सीधे। नहीं, रियल एस्टेट के लिए ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री जी के पास कैसे जाएंगे? नदीम भाई को पकड़ें? नहीं, बड़े कंपनी को, अगर आप बड़ी कंपनियां जैसे HCL आ रही हैं या और भी कंपनियां आ रही हैं तो ये तो बिल्डर नहीं है, तो IT कंपनियां। IT के लिए तो आप लोगों ने पार्क बनवाया है। बिल्कुल, हमने IT के लिए। बिल्डर क्या करे? मैं एक बिल्डर हूँ, मेरे पास व्हाइट मनी है, मैं अपार्टमेंट्स बनाना चाहता हूँ, तो मैं सिविल सोसाइटीज के, सिविक बॉडीज के पास जाऊंगा, किसी की नगर निगम है, नगर पालिका, तो मुख्यमंत्री जी के पास में क्यों जाऊंगा? मुख्यमंत्री जी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सत्तारूढ़ दल से मुझे संबंध क्यों बनाने चाहिए? अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि संबंध बनाने चाहिए, बिना संबंध बनाए भी काम हो सकता है। हो सकता है, छवि अच्छी है, बिल्कुल हो सकता है। छवि, बिल्डर क्या छवि, वो अपना ईमानदारी से काम करे, उसको छवि। ऐसा नहीं है, कई बिल्डर आपने नोएडा में देखे होंगे, कई बिल्डरों ने जो है फ्लैट नहीं दिए लोगों के, पैसा ले लिया लेकिन फ्लैट नहीं दिया, उनकी छवि खराब हो चुकी है। अखिलेश यादव ने क्या कार्रवाई की उन बिल्डरों पे? बिल्कुल कार्रवाई की है उनके ऊपर, जिन लोगों ने कंप्लेन की है उनको पैसा वापस देने का बिल्डर को आदेश दिया है कि आप इनके पैसा वापस लौटाइए। बिल्डर तो कोर्ट के आदेश से लौटा रहे हैं। हाँ, नहीं, कोर्ट के आदेश से, देखिए कोर्ट का आदेश भी कहीं ना कहीं सरकार से मिल के ही जाता है। अरे बाप रे, आप क्या कह रहे हैं नदीम भाई कि कोर्ट का आदेश सरकार से मिल के जाता है? सरकार से मेरा कहने का आप मतलब नहीं समझे। जैसे कि कोई आदमी परेशान है, उसका पैसा चला गया, उसने जिंदगी भर पैसा कमाया, एक फ्लैट खरीदा, तो वो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास या हमारे पास या किसी की भी नेता के पास जाए। बात बताओ, आपकी मुख्यमंत्री तक पहुंचे तो आप हर आदमी को मुख्यमंत्री तक क्यों भेज देते हो? नहीं, मैं भेजता नहीं हूँ। अब जो हमारे लेवल से काम हो सकता है, जितना कोई आदमी परेशान है, उसका पैसा चला गया, हम अपने लेवल से अगर आपने ये कहा कि कई लोगों को बिल्डिंग नहीं मिली तो वो लोग कोर्ट में गए, है ना? कोर्ट में गए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास भी आए जी, आपके पास, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मेरे साथ किसी ने बदमाशी की, मैं थाने गया, थाने में सुनवाई नहीं होती, तब आदमी कोर्ट में जाता है ना। किसी ने मेरे फ्लैट पे कब्जा कर लिया, डिलीवरी नहीं की, तो अगर कोई कोर्ट, अच्छा ये आपकी रिंगटोन भी बज रही है काम, अच्छा ये सब सपा के नेताओं की रिंगटोन ये होती है, काम बोलता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप उत्तर प्रदेश में देखिए, इस समय काम ही बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का काम ही बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है। यूपी बोल रहा है खूब, बिल्कुल काम बोल रहा है। गाजियाबाद में क्या काम किया सर? गाजियाबाद में मेट्रो लाई है उन्होंने। मेट्रो तो पहले से थी, बढ़ी रही, पहले से काम चल रहा है सर उसका। और मेट्रो के अलावा और
और मेट्रो के अलावा सर इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे काफी अच्छी है गाजियाबाद। कितनी अच्छी? इलेक्ट्रिसिटी 22 से 23 घंटे लाइट आती है गाजियाबाद में। अभी जो सड़कों का काम जितना 22 से 23 घंटे? 22 से 23 घंटे लाइट आती है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद खालिद है। मोहम्मद खालिद, एक बात बताइए, आप यहीं यूपी के रहने वाले हैं? अच्छा, आप शक्ल से बहुत सख्त लग रहे हैं, डांटेंगे तो नहीं ना मेरे सवाल पूछने पे? सही सवाल होंगे तो नहीं डांटेंगे। अच्छा, तो आपकी परिभाषा सही सवालों क्या है ये भी बताई दीजिए, कौन से सवाल सही हैं कौन से गलत? जैसा कि अभी नदीम भाई से आप बोल रहे थे कि कोर्ट के लेकर कहीं ना कहीं इन्होंने कहा अब हमारे सीएम है क्योंकि हम प्रदेश में लोगों के साथ दिक्कत आती है। नहीं, वो सवाल गलत कैसे, मुझे ये बताइए जो मैंने नदीम से पूछा। नहीं, आपने कहा था कि कोर्ट। नहीं, मैंने नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि कोर्ट भी सरकार के हिसाब से करती है। नहीं, सरकार के हिसाब से नहीं। उसको मैं कुछ कहना चाहता हूँ इनकी तरफ से। आप इनकी तरफ से मत कहिए, आप अपनी तरफ से कहिए, ये अपनी बात नहीं। पर उससे पहले मुझे ये बताइए, आपने कहा कि सही सवाल पूछेंगे तो नहीं डांटेंगे, सवाल सही गलत कैसे तय करते हैं आप? डांटेंगे सब तो बोला ही नहीं हमने। चलिए, मैंने बोला तो सवाल सही गलत कैसे तय करते हैं आप, ये बताइए। जैसे अभी बात थी कोर्ट को लेकर, वही उसी पे मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं सरकार का वो है। मान लिया उत्तर प्रदेश के अंदर किसी कोई पीड़ित है, किसी की कोई समस्या है, जैसे कि फ्लैटों की ले लो, कोई बिल्डर ने पैसे ले लिए लेकिन फ्लैट नहीं देने, और उन्होंने कोर्ट में भी केस दायर किया हुआ है, ठीक है ना, फाइल उनकी दी हुई है। और मुख्यमंत्री से भी, अब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनका भी कुछ दायित्व बनता है। नहीं, बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी की वो, तो कहीं ना कहीं सरकार से वो सरकार कोर्ट से ये कहना का दायित्व रखती है कि इनके साथ न्याय करा जाए, इतना तो बोल सकते हैं ना माननीय मुख्यमंत्री। नहीं, ये तो बिल्कुल बोलते हैं सारे सरकारी पक्ष के वकील। चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। अच्छा, हाँ, कि अगर कोई भी दिक्कत समस्या होती है, आपने कोर्ट में डाला हुआ है केस, तो आप ऐसा है कि सरकार है, मुख्यमंत्री जी, आप उनके पास जा भी सकते हैं। और हमारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि आप कोई भी आदमी जाएगा, आम आदमी भी उनसे मिल सकता है जनता दरबार में। ये उत्तर प्रदेश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों ने मुख्यमंत्री जी के, आप लोग सपोर्टर हैं, है ना? हर पार्टी का जो सपोर्टर वो तो अपने नेता की तारीफ करता है। जो लोग, जो राजनीतिक विरोधी अखिलेश यादव की आलोचना कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि अभी जैसे वहाँ एक भाई साहब बैठे थे, राम बाबू जी। नहीं सर, मेरा कोई पॉलिटिक्स से नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ एक, कि अखिलेश के राजनीतिक विरोधी ये कह रहे हैं कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा? आपको इसका उत्तर बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही सही उत्तर दे दूंगा। देखिए, उन लोगों के पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है, उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया उत्तर प्रदेश में। जो भी ये विरोधी कह रहे हैं, विरोधियों में आप जिस भी पार्टी को ले लीजिए, उनके पास अपना एक काम बताने को नहीं है यूपी में या पूरे भारत में। अभी नोटबंदी की माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नोटबंदी के बाद लोग लाइन में लगे हुए हैं, कितने लोग मर गए, और उन मरे हुए लोगों को अगर पूछा तो माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने पूछा, उनको 2 लाख रुपए मुआवजा भी देने का काम किया है। तो आप, जैसा कि आपका ये सवाल आपने पूछा, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि विरोधियों के पास एक भी काम नहीं है सिवाय इस चीज को लेके कि अखिलेश यादव जी अपने बाप के नहीं हुए। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, वो जितने अपने बाप के हैं, जो विरोधी लोग ये बोल रहे हैं, शायद वो उतने अपने बाप के नहीं होंगे जो लोग ये सवाल बोल रहे हैं। मैं एक चीज की गारंटी लेके जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि समाजवादी पार्टी के, मतलब जनता तय करेगी किसकी सरकार बनेगी, पर नदीम भाई बड़े नेता बनेंगे, अब मैं ये समझ गया, है ना? धारणा होती है कि बाप का नहीं हुआ, बेटे का नहीं हुआ, लेकिन इस बारे में मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा सर, मैं कि कौन बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा उससे आगे पहुंचे, और वही कंडीशन है। मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी का इतना बड़ा चेहरा और नाम हो चुका कि वो मुलायम सिंह जी से समाजवादी पार्टी का चेहरा बन गए। चीजों को लेकर के सभी परिवार के अंदर ऐसी चीजें होती हैं, ऐसा कोई परिवार नहीं, वो भी एक परिवार है, वो भी एक परिवार है। सभी परिवार के अंदर बाप और बेटे मतभेद होते हैं। तो जो अखिलेश यादव जी जिस बात पर भेद हुआ है, वो कुछ चीजें गलत थी जो उन्होंने लेकर के। क्या गलत थी बताइए, आप लोग सपा के लोग हैं, क्यों ये परिवार में मतभेद क्यों? हर परिवार में मतभेद होता है, इसको जिस तरीके से शो नहीं, मैं नदीम ये समझना चाहता हूँ, मुझे पता है, देखिए ये मैंने मान लिया कि आप अच्छे वक्ता है, आप अच्छे जवाब दे रहे हैं ना, मैं कायल हो गया आपकी वक्तृत्व क्षमता का। लेकिन जैसे इन्होंने कहा हर परिवार में होता है, लेकिन जब आपका परिवार एक सियासी परिवार है, उस परिवार का हर दूसरा व्यक्ति जो सार्वजनिक जीवन में वो सांसद, विधायक, मंत्री है, तो आपका झगड़ा निजी झगड़ा नहीं रह जाता ना। यही लठ चले थे ना, यही पुतले फूके गए थे, वो भी सपा के ही कार्यकर्ता थे, तो उसका नीचे तक असर जाता है, मैं ये कह रहा हूँ। इसमें देखिए क्या होता है, लोगों की भावनाएं मुख्यमंत्री जी के साथ जुड़ी हुई हैं।
जैसे कि आपके परिवार है, आपके परिवार में आपके बच्चे होंगे तो उन बच्चों की भावनाएं आपके साथ जुड़ी होंगी। उसी तरह युवाओं की भावनाएं जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जुड़ी हैं। अगर उनके साथ कुछ भी गलत होगा तो हम लोग हर तरीके कौन गलत कर रहा था सपा में मुख्यमंत्री के साथ? गलत कोई गलत नहीं कर रहा था, गलत अभी हो आप रहा नहीं था। बोल- गलत कौन कर रहा था? कैसे हो रहा था? कुछ बाहरी तत्व थे, बाहरी लोग थे जो कौन? गलत कर अच्छा रहे एक थे। बात बताओ यार, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बाहरी लोग बोल के किनारे कर देते, आप नाम क्यों नहीं लेते हो आप लोग? नौजवान तो कौन बाहरी लोग थे ये? इनके अमर सिंह जी और नहीं, जो जो सीधी बात है वो सीधा बोलना। अमर सिंह के अलावा और कौन? अमर सिंह जी थे और भी कई लोग थे, कौन बाहरी लोग लोग थे? थे। अब देखिए सब वो बड़े लोग हैं, उनका नाम अरे ले यार, कमाल बात है। देखिए वो आप भी जानते हैं कौन लोग थे। तो जनता को बताइए ना यार, ईमानदारी, एक ईमानदारी ये भी तो होनी चाहिए ना कि खुल के नाम लिए जाए। जनता जानती है बहुत। अखिलेश यादव कल इटावा में रैली में बोल के आए कि जो लोग अलग पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं वो अलग बना लें। उनका इशारा शिवपाल की तरफ था। देखिए हम लोग नाम लेके बात करते हैं ना। शिवपाल जी उनके चाचा जी हैं और मैं आपको ये बता दूं उनके दिल में जितना प्यार है शायद अपने चाचा के लिए किसी के चाचा को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा के नरेश उत्तम को क्यों बना दिया? के पद से उन्होंने नहीं हटाया है। किसने हटाया? राष्ट्रीय कन्वेंशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश बने, अखिलेश ने नरेश, हाँ घोषित हुए, और अखिलेश जी ने फिर नरेश उत्तम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जबकि मुलायम सिंह जी ने शिवपाल यादव को बनाया था। तो चाचा के दिल के लिए इतना प्यार है तो उनको प्रदेश अध्यक्ष से क्यों हटा दिया? जब राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी बने तो चाचा खुद प्रदेश अध्यक्ष उस टाइम नहीं बनना चाहते थे और इसलिए नरेश उत्तम जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। चाचा भी बनना चाहेंगे तो बन सकते हैं? बिल्कुल, चाचा अगर चाहेंगे और मुख्यमंत्री जी चाहेंगे बनाना तो बिल्कुल बनेंगे। पर ये चाचा ही भतीजे क्यों बनते हैं अध्यक्ष? नदीम क्यों नहीं बन सकते हैं? नहीं, नरेश उत्तम जी बने ना। अब ना वो चाचा है ना भतीजे हैं, लेकिन वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो देखिए कोई भी प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, जो उस काबिल होगा वो बिल्कुल बन सकता है। जो भी काबिल होगा वो प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। नदीम ने कहा समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इनके सीवी में एक चीज ये जुड़ी कि कल अखिलेश ने यहाँ पे रैली की और उसमें नदीम का मंच से नाम लिया। आप साहब क्या नाम है? क्लोज करते हैं। हाँ, आदित्य क्या करते हैं जी? मैं फ्रीलांस लिखता भी हूँ और कुछ दिन पत्रकार हो? नहीं, पत्रकार नहीं हूँ, फ्रीलांस अपने वैसे एफबी पे लिखता रहता हूँ। एफबी पे लिखते हैं? क्या नाम बताया? आदित्य। आदित्य। तो फेसबुक पे क्या माहौल है यूपी के चुनाव का? फेसबुक पे तो देखा जाए क्लासिफिकेशन है सब अपनी पार्टीज को लेकर। अरे यार ये आप थ्योरी बताने लगे। आपको क्या नजर आ रहा है? मुझे तो नजर सही बताऊं तो ग्रास रूट की अगर बात करूं, फेसबुक को हटा दूं तो ग्रास रूट पे अगर आप इंटीरियर टहलें, आप लिखते फेसबुक पे हैं और बात ग्रास रूट कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा सुन क्योंकि ग्रास रूट पर जाकर ही लिखता हूं ना कि बताइए ग्रास रूट पे क्या है? ग्रास रूट पे अगर आप इंटीरियर टहलेंगे, भले ही वो लखनऊ हो या कहीं और हो, तो कुल मिलाकर बीजेपी वर्सेस बीएसपी है कहीं ना। देखिए नदीम जी, ये आदित्य जी कह रहे हैं कि लड़ाई तो बीजेपी और बीएसपी की है। आप ये सपा ये कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किए, इनकी रिंगटोन कह रही काम बोलता है। वो काम भी बोलता है, कुछ लोग कह रहे कांड भी बोलता है, तो कुछ लोग कह रहे कारनामे भी बोलते हैं। भैया आप लोगों की सरकार है, जैसे ये समाजवादी पार्टी का आलोचना कर रहे हैं तो ये सेफ तो रहेंगे ना? अरे बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल। अब आप बोलो, अब आप बताओ। लोकतंत्र है। बात में कहना चाहूंगा कि देखिए काम इतना किया है मुख्यमंत्री जी ने कि अगर हम आपको बताएंगे, ये कह रहे हैं बहुत काम किया। काम की अगर बात करें, अगर लखनऊ मेट्रो से लेकर आप जनेश्वर मिश्रा तक और लखनऊ के विकास की, जनेश्वर मिश्र पार्क तो अच्छा बना है, नहीं बना? हाँ अच्छा बना, लेकिन ये योजनाएं थी किसकी और कैसे हुई थी? लास्ट ईयर सुन ले ना इनकी सुन। नहीं, जनेश्वर मिश्र किसकी योजना थी? जनेश्वर मिश्र का जो पूर्व नाम था वो कुल मिला के काशीराम उपवन पार्क था। इस नाम को केवल काशीराम जी की जगह जनेश्वर। मैं आपको बता दूं जो ये कह रहे हैं मेट्रो की योजना है। एक सवाल लेते हैं। ये कह रहे हैं कि मायावती ने बगीचा बनाया, नाम रखा काशीराम उपवन। आप लोगों ने बस बगीचे का नाम बदल दिया। कभी गए हैं जब मायावती ने काशीराम उपवन बनाया था? मैं तो गया हूँ, देखा हूँ, और ये रिटर्न पे वहाँ सिर्फ खंडर पड़ा था। देखिए जब काम चलता है, मेट्रो के जब पिलर खड़े हो रहे थे, आज मेट्रो दौड़ रहे। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि मेट्रो भी मायावती लेके आई? ये उसी सरकार में हुआ। आपको बता दूं कि ये मेट्रो का सपना मायावती जी ने जरूर देखा होगा सपने में, लेकिन उस सपने को अगर हकीकत बनाने का डीपीआर जो डीपीआर कि डीपीआर उस सरकार में? जी नहीं, बिल्कुल मायावती जी ने फर्स्ट पेज में जितना नया लखनऊ है वहां तक हुआ था, लेकिन उस सरकार में दोनों डिसाइड कर दिए गए थे कि ये जो वेस्ट कॉरिडोर है जो पुराने लखनऊ को जोड़ता है, और उस वक्त मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जो अखबारों की कतरनें थी वो इस चीज से पट गई थी कि जहां जहां प्रॉपर्टी डीलिंग हो रही थी, जहां जहां मेट्रो स्टेशन निकल रहे थे, 2007 से 12 के बीच की बात कर रहा हूँ, तो लोगों जैसे कि 200 रुपए स्क्वायर फीट जमीन थी और लोगों को लगा कि यहाँ पर मेट्रो आ रही है, तो 2500 रुपए स्क्वायर फीट तुरंत जमीन हो गई थी। हालांकि वो सरकार का अंतिम चरण था। तो ये बताइए
अच्छा, ये एक सवाल नदीम से पहले एक मैं आऊंगा, आप बिल्कुल आऊंगा। नदीम से पहले मैं सवाल पूछ लेता हूं। अखिलेश यादव की लोग ये आलोचना कर रहे हैं कि साहब जो बिल्कुल जिनको किसी पार्टी से लेना देना नहीं, कि 2014 तक इन्होंने बहुत काम नहीं किया, जब इन्होंने 2014 के नतीजे देखे तो एक वेकअप कॉल सी रही और फिर तेजी से काम करवाने लगे, सड़क मेट्रो वगैरह। पूरा नहीं हुआ है पर काफी कुछ पूरा हो गया है ना, जिन प्रोजेक्ट्स की वो बात कर रहे हैं। जैसे हमने 10-90 की बात की तो इन लड़कियों ने बताया कि कॉल किया तो हुआ। सड़क आगरा से लखनऊ पूरी नहीं बनी, कई जगह उतरना पड़ता है, पर 70-80% बन गई है। मेट्रो का ट्रायल रन चल रहा है। तो मायावती के आलोचक ये कहते हैं आपने जैसे प्रोजेक्ट के नाम गिनवाए तो 5 साल के आखिरी में ये सारे प्रोजेक्ट क्यों आए, शुरुआत में क्यों नहीं आए? हाँ, शुरुआत का मतलब ये बता दूं, जब तक ये करीबन 1.5 साल पहले से डीपीआर इतना आसान नहीं था कि यहाँ की कैसे क्या होना, और सरकार जाने को थी। ये एंटी इनकम्बेंसी जैसे इस टाइम हर किसी से छुपा नहीं है कि सपा अगर कोई कहता है कम बैक कर रही है तो ये बिल्कुल गलत है। कम बैक कर रही है, कम बैक छोड़िए, फिर झगड़े शुरू हो जाएंगे। अच्छा, आप ये बताइए, आते बिल्कुल आएंगे। मायावती सरकार के 3 बड़े काम बताइए 5 साल। अरे आएंगे यार, थोड़ा विरोधियों को भी सुनिए, इससे राजनीति परिपक्व होती है। इसी लखनऊ के कॉफी हाउस में बैठ के लोहिया जी और बड़े बड़े राजनेता आपके, एक चंद्रभानु गुप्ता और एक और में कोई नेता, सिर्फ वही नहीं जाते थे कि वहां चौधरी चरण सिंह और चंद्रभानु गुप्ता, बस 2 लोग कॉफी हाउस नहीं जाते थे कि वहां मेरे विरोधी बैठे रहते हैं। आपके सूबे के हर बड़े नेता बैठते थे, बच्चों को सुनते थे। जी, 3 बड़े काम। 3 बड़े काम। पहला बड़ा काम जो था वो लॉ एंड ऑर्डर था। ठीक है। लॉ। दूसरा बड़ा काम, अगर आप यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे लखनऊ में, जिसका नाम पूर्व में प्रदेश की यूनिवर्सिटीज के लिए मायावती ने क्या किया, कट्टू का जवाब देते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। हाँ, तो चलिए ठीक है। यूनिवर्सिटीज के मामले पे उस टाइम मतलब की सरकार में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज बनाई गई। चाहे यूनिवर्सिटीज बनाई, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज? आप चाहे उर्दू फारसी अरबी जो काशीराम जी के नाम से था, अब उसका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। उर्दू फारसी वो भी नाम बदल दिया आप लोगों ने? वो नाम बदला गया। अच्छा। और तीसरी आपके नोएडा में देखिए काशीराम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तीसरा काम है कि उन्होंने काशीराम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और उसके अकॉर्डिंग तमाम हॉस्पिटल्स हैं। मैं ये एक मुझे उस तरीके से नहीं, अगर रिटर्न में मैं दे सकता था। नहीं, तो आप पता नहीं। अच्छा, हाथी पत्थर ये कह रहे हैं उस पे? हाँ, हाथी पत्थर। आप ये बताइए ओवरऑल, ठीक है, अगर दलितों की डिग्निटी, उनके सम्मान, उनकी पहचान की बात आती है, अगर कहीं टहलने घूमने या उनको मोटिवेट करने के लिए लोग दूसरे इसको ये कहते हैं कि पत्थर, लेकिन मैं तो आज भी जाता। आप पत्थर क्यों कहते हैं? गौतम बुद्ध की मूर्ति लगी, वो पत्थर कैसे है? वो तो दलितों के भगवान है। कितने हाथी वहाँ लगे हुए हैं, जो हाथी वहाँ बैठे हैं वो बैठे हैं, जो खड़े हैं वो खड़े ही हैं। वो पत्थर के है ना यार, चल देंगे क्या मंत्र फूक के? उसका आप बताइए, एक फायदा मुझे बताइए उन हाथियों। कह रहे हैं ना कि जो दलित हैं वो जब उन पार्कों में जाते हैं, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, वो ये महसूस करते हैं कि हमारे सिर्फ दलितों के लिए बनाया सबके लिए जी ने। वहाँ मुझे तो कोई भी नहीं दिखता जाते हुए। आप गए कभी? मैं बिल्कुल गया हूँ। कैसा पार्क, कैसा बनाई बताइए? वो पार्क इतने गर्मियों में इतने गर्म करते हैं कि आप वहाँ जा नहीं सकते। जनेश्वर मिश्र पार्क गर्म करता है? इतनी हरियाली है वहाँ, इतनी ग्रीनरी है, सबसे ज्यादा लखनऊ का ऑक्सीजन लेवल जानेश्वर मिश्र। लोग पेड़ भी लगवाइए ना, ये कह रहे हैं गर्मी। कहा ना मैंने, काशीराम उपवन में पेड़ उन्होंने कहा था वहाँ पर। एक बात तय कर ले, वो काशीराम उपवन को आप लोगों ने जनेश्वर मिश्र पार्क बना दिया। देखिए काशी, इन लोगों ने सिर्फ नाम रख दिए, लेकिन ना पार्क बनवाया ना कुछ किए, सिर्फ नाम लिख के लैंड डाल दी। लेकिन वहाँ लैंड को काम पार्क हम लोगों ने बनाया। जैसे आप कुछ सर, मैं ये कहना चाहूंगा, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता। आप बार-बार इस पे जोर क्यों दे रहे हैं? इस पे जोर दे रहा हूँ, लेकिन इस टाइम पे जैसे मैं युवा हूँ और जॉब कर रहा हूँ, मेरा राजनीति से कोई मैटर नहीं, लेकिन अखिलेश यादव जी के कार्यों से मैं प्रभावित हुआ हूँ। प्रभावित हैं ये अखिलेश कामों से? आप कह रहे हैं कि काम कुछ हुआ ही नहीं है? काम बहुत कुछ हुए। मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, शामली में हुए, कैराना हुआ। कुल मिलाकर लोग 500 कहते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 500 थे। हो सकता है कि अघोषित तौर पे 500 का आंकड़ा हो दंगों का। ये काम ही तो हुए हैं। देखिए, जिनके पास काम बताने को नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, ठीक है नदीम, अच्छा एक सेकंड नदीम, देखिए मैं मेट्रो की बात नहीं, मेट्रो तो बन रही है, दिख रही है। मेट्रो का सिर्फ सपना देखा मायावती जी ने, लेकिन उस सपने को हकीकत बनाया। बुआ के सपने को भतीजे ने हकीकत बनाया। अच्छा ठीक है। मेट्रो का प्रोजेक्ट इनका था तो 5 साल में एक खंबा भी मेट्रो का नहीं खड़ा हुआ, और हमने 2 साल के अंदर मेट्रो बना के खड़ी कर दी। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए मेट्रो पे फिर और चर्चा करेंगे। इन्होंने दंगों का जिक्र किया,
मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे या नहीं? बिल्कुल हुए थे हुए दंगे, थे। लेकिन आप एक कैसे सेकंड, कह सकते नहीं हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं अभी अगला सवाल, जब कहीं भी दंगे होते हैं तो वो किसका फेल्योर होता है? देखिए दंगे होते हैं तो किसका फेल्योर होता है? देखिए आप ये नहीं कह सकते अगर दंगा होना, हाँ दंगा रोकने अगर नहीं रोक रहा है तो किसका फेल्योर है? तो गवर्नमेंट उसमें, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का फेल्योर है। जैसे 1984 में दंगे हुए इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, कांग्रेस आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ, इसीलिए बिल्कुल मुझे पता था कि 84-2002 आएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैंने किसी पार्टी की पर्ची नहीं कटाई है। 1984 में इंदिरा जी की हत्या हुई, कांग्रेस की सरकार थी, सिख विरोधी दंगे हुए। 2002 में गोधरा कांड हुआ, उसके बाद दंगे हुए, नरेंद्र मोदी की सरकार थी, प्रशासनिक विफलता। मुजफ्फरनगर में दंगे हुए 2013 में, अखिलेश यादव की सरकार थी, प्रशासनिक विफलता थी कि नहीं? देखिए थी कि नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। एक सूबे में दंगे हुए, आप कह रहे हैं नहीं? जितनी जल्दी वहाँ चीजों को कंट्रोल किया गया है उतनी जल्दी, कितनी जल्दी है? आज भी लोग, हम लोग अभी हमारी टीमें गई हैं, अभी भी वो लोग उसमें शिविरों में रह रहे हैं। नहीं आप टीमें गई हैं आपकी, लेकिन वहाँ इतना शिविरों में लोग रह रहे हैं। नदीम मेरी बात मानो, मुझे पता है तुम्हें पार्टी को डिफेंड करना है कैमरे पे। हमारी टीम, मेरी टीम के रजत और अमित नहीं कराई जा रही। आप देखिए ऐसा है ना, मुझे पता है आप लोग राजनेता हैं। मैं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी हैं, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये दिया है, अब के घोषणा पत्र में ये दिया है कि अब विकास की राजनीति। नहीं, ऐसे नहीं, हाँ ऐसे मत करिए। देखिए मैं वैसे ही घबराया हूँ आपसे। देखो नदीम, मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूँ, तुम नौजवान हो, मुझे पता है कि आप लोगों को पार्टी को डिफेंड करना है, कोई भी किसी पार्टी में होगा डिफेंड करेंगे, है ना? जैसे मैं लल्लन टॉप में हूँ, हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मुजफ्फरनगर के दंगों का जिक्र हुआ, आप कह रहे हैं सरकार ने तेजी से कंट्रोल कर लिया, आप नेता हैं सपा के, प्लीज इंश्योर करिए, आप ग्राउंड पे जाइए। क्योंकि मेरी टीम गई है, मैं सुनी बात नहीं कह रहा हूँ कि किसी अखबार में पढ़ लिया। मुजफ्फरनगर में लोग जी, तो वहाँ लोग अभी भी शिविरों में रह रहे हैं। मैं आपको अभी इस लाइव के ठीक बाद वीडियो दिखा दूंगा। मुझे कोई राजनीतिक जवाब नहीं चाहिए, ठीक है? आप कहेंगे नहीं हुआ, मेरी ये अपील है, रिक्वेस्ट है, बड़े भाई के तौर पर। मैं शायद बड़ा हूँ आपसे, कितनी उम्र है आपकी? बिल्कुल, मैं 25 साल, मैं 33 साल का हूँ, तो बड़ा हूँ आपसे, है ना? और अवध के हिसाब से भैया भी हो गया। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, चुनाव के बाद किसी की भी सरकार बने, आप जाइएगा, वहाँ पे एक हमें बूढ़ी औरत मिली, 80-82 साल उम्र होगी, बोली बेटा राशन नहीं मिल रहा है। और उन्होंने जो चीज़ कही वो किसी अखिलेश यादव या नरेंद्र मोदी पे सवाल नहीं है, पूरे सिस्टम पे सवाल है। बोली बेटा कोई कुछ नहीं करता, आके अपने ही जिए जीना है, अपने ही मरे मरना है। तो आप एक बार जाके देखिएगा। बाकी कैमरे पे तो मायावती वाले बोलेंगे कि हमने मेट्रो बनवाई, आप बोलेंगे आपने बनवाई, जनता कुछ और बोलेगी। जनता से बहुत देर बात हुई, ये लखनऊ की शाम है, अवध की शाम के मैंने खूब चर्चे सुने हैं, अवध के नौजवानों से भी मिल लिया, लड़के से, लड़कों से, लड़कियों से, खूब बेबाक बातें हुई। एक और बात के साथ thelallanTop.com और फेसबुक चुनाव आप तक आएगा। उत्तर प्रदेश के चुनावों की, इस शानदार लोकतंत्र के त्योहार की सबसे चौचक और चौकस कवरेज के लिए बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी, जिसका गला सूख गया है, और कैमरे के पीछे रजत सेन, जिन्हें शायद अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा इस पंजाबी मुंडे को कि यूपी में आदमी सुबह दोपहर शाम इतनी पॉलिटिक्स का है बतियाता है भैया।